हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू लैब्स फॉर यू। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीकांत। आ गया हूं क्यूए संवाद के एक नए एपिसोड में। हमारे साथ हैं आज स्पेशल गेस्ट अखिल जैन। आज अखिल से बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनकी लर्निंग्स है, क्या उनकी फेलियर्स है। सो वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अखिल का। हाय अखिल, कैसे हैं हाय 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 श्रीकांत, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आप? आपकी ऑडियंस को और आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिल, आपने अपना टाइम दिया, यहाँ पे आए और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेरा जो एजेंडा है वो ज़्यादा एसडेट प्रोफाइल को जानने के बारे में है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इमर्जिंग है और बहुत से लोग इसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। सो आज हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मेरा पूरा नाम अखिल जैन है। और मुझे इंडस्ट्री में इस टाइम पे 13 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैं भी 13.5 साल हो गए, 3.5 years। मैंने अपनी जर्नी, अगेन आई स्टार्टेड विद मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट करके मैंने अपनी जर्नी में वेब ऑटोमेशन पे काम किया है, एपीआई पे काम किया है, अगेन डिफरेंट टेक्स्ट पे काम किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो यूएफटी पे था। उसके बाद जिसमें वीबी स्क्रिप्ट यूज होती हैं। उसके बाद हम जावा सेलेनियम पे गए। जावा सेलेनियम के बाद जो ट्रांजिशन आया वो जावा स्क्रिप्ट का आया। जावा स्क्रिप्ट के प्रोटेक्टर वेब ड्राइवर आए हो। और इस टाइम पे मैं ये सब में से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी करंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम टेस्टिंग की, जिसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है, वर्किंग फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो वी जो हमारा प्रोडक्ट है, वी वांट दिस टू बी शिफ्ट टू द क्लाइंट। तो जब क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट के पास अपना एक इंफ्रा होता है, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना होता है। अब होता क्या है कि क्लाइंट को जो वर्जन जाता है, जैसे अगर आपके पास पेटीएम की कोई ऐप है, अगर वो ऐप आ रही है तो उसका एक वर्जन होगा, जैसे 1.20 कुछ होगा। तो अब कोई नया वर्जन आएगा और आप अपने क्लाइंट को पिच इन करेंगे कि ये एक नया वर्जन है जिसमें कुछ फीचर्स है। तो क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग सर्वर्स हैं जिसपे उन्होंने वो एप्लीकेशन डाल रखी होगी। तो आपको क्या चाहिए होता है कि आपको जो आपकी नई एप्लीकेशन है, इट शुड बी डिप्लॉयबल ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रा ऑफ द क्लाइंट। तो जो अपग्रेड का सिनेरियो होता है कि आपने अपनी जैसे आप अपनी ऐप अपग्रेड करते हैं, हाँ जी। ऐसे ही इंटरप्राइज में आपका जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड है, आप उसको अपग्रेड करते हैं। तो इसके अराउंड एक सिस्टम टेस्टिंग होती है विच वी टेस्ट। तो मेरी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एरिया के रिगार्डिंग है। आई चेक कि इंस्टॉलेशन सब, अगर मान लीजिए कोई नया क्लाइंट है तो क्या उसके पास वो इंस्टॉलेशन अगर वो करना चाहता है उसके करंट इंफ्रा पे, तो क्या वो हो सकती है, कोई इश्यूज तो नहीं है। दूसरा, अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो उसको अगर हम वो सिस्टम दे रहे हैं तो क्या वो अपग्रेडेबल है, कि एग्जिस्टिंग के ऊपर ही वो अपग्रेड होके नए पे आए ताकि उसका डाटा लॉस ना हो। तीसरा होता है कि आप वो कहता है कि नहीं, मेरा पुराना ऑब्सलीट कर देते हैं, आप जो कुछ नया दे रहे हैं, मैं एक नया सर्वर लूंगा, उस पर डिप्लॉय मारूंगा, तो मैं यहाँ से बैकअप लेके उस पर रिस्टोर करूंगा। तो क्या ये प्रोसेस काम कर रहा है? अगेन, जब हम क्लाउड इंफ्रा की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल रिडंडेंसी भी काउंट होती है, कि अगर आपका सिस्टम डाउन चला गया तो आप कितनी जल्दी उसे ऊपर लेके आते हैं। तो इसके अराउंड जो टेस्टिंग होती है, मेरा आजकल रोल उसके ऊपर है। और इसको टेस्ट करने के लिए अगेन हम जो, अगेन, टेस्टिंग माइंडसेट तो चाहिए चाहिए, कि आप क्या सिनेरियोज ढूंढते हैं या फिर आप क्या काम करते हैं। बट लेकिन जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर लाइनेक्स का है। ओके। वी राइट शेल स्क्रिप्ट्स। इसके अलावा क्यूबरनेट्स, क्योंकि जो इंफ्राज हैं वो सारे क्यूबरनेट्स क्लस्टर हैं, चाहे वो एकेएस पे हो, ईकेएस पे हो, चाहे जीके पे हो, ओपन शिफ्ट पे हो। अगेन बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। क्लाइंट कुछ भी यूज कर सकता है, कोई सी भी वर्जन पे हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज जो बनते हैं तो विल टेस्ट ऑन दैट। तो ये मेरी करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सिस्टम टेस्टिंग पार्ट। ओके। तो ये जी। जो सिस्टम टेस्टिंग में आप इतने सारे टूल्स यूज कर रहे हो, आप इसको कैसे आपने लर्न किया? बिकॉज ये जो ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंटली एवरी क्यूए इज यूजिंग, राइट? ये कुछ डिफरेंट है। तो जी। इस ये आपने कैसे लर्न किया? आई मीन क्या आपका लर्निंग कर रहा? देखिए, पहली बात तो अगर आप, अगेन, सिचुएशन समझते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जिसमें आपको कुछ नया ये मतलब सीखना ही पड़ेगा, तो हम्म। आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? मतलब अगर उस सेंस में बात करें तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मतलब किसी टॉपिक की कितनी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ताकि आपका काम हो सके। राइट। अगेन, ये सारे एरियाज जो मैंने बताए, क्यूबरनेट्स हो गया, डॉकर हो गया, लाइनक्स हो गया, शेल स्क्रिप्टिंग हो गई, या फिर कोई भी क्लाउड इंफ्रा हो गया, राइट। मैं एक डेवऑप्स का रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, है ना। डेवऑप्स के बंदे अलग होते हैं जो अपना काम करते हैं, जो इंफ्रा खड़ा करते हैं। मेरा काम क्या है? मेरा काम है उन इंफ्रा को समझना, उसके अंदर ये समझना कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो किस तरह से उसमें इंटैक्ट रहती है और वो किस तरह काम करती है। उस इंफ्रा को खड़ा करने का काम मेरा नहीं है।
तो मेरे को इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, या फिर मुझे क्रिएट नहीं करना है कोई इंफ्रा अपने लिए, हाँ, मुझे वो कंज्यूम करना है ना। तो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि, और ये आपको समझ में आएगा डिस्कस करके अपनी टीममेट्स में, अपने प्रोडक्ट को देख के, कि यार मेरे को कितनी विजिबिलिटी चाहिए चीज़ों की। जब आपको वो समझ में आ जाए, फिर आपको देखना चाहिए कि, अगेन सबका अपना अपना वेरिएंट होता है सीखने का, लेकिन जो मेरा तरीका है सीखने का, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले रेफरेंस साइट पे जाता हूँ। अगर आप क्यूबरनेट्स की साइट देखेंगे, क्यूबरनेट्स की बहुत सी साइट्स हैं, तो आपके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, आप किस क्लस्टर पे काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको वो मिल जाता है। आप एकेएस की साइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे है क्यूबरनेट्स के अपने खुद हैं, और बहुत कुछ लोगों ने यूट्यूब पे या फिर कुछ पेड कोर्सेज हैं जो मैं ले लेता हूँ ओके। सीखने के लिए। अगेन अगेन उस पे भी एक डिलीमा हो सकता है कि लोग कहते हैं यार कि पेड कोर्स क्यों ले रहे हैं, या फिर फ्री में सब कुछ मिल जाता है। अगेन वो अलग डिस्कशन बन जाता है, लेकिन हाँ, सही जो बात। जहाँ से भी मुझे कंटेंट अच्छा मिलता है, हाँ, क्वालिटी कंटेंट होता है, आप मैं बत, वो चूज करता हूँ। मैं वो उस पर थोड़ा एनालिसिस जाता है मेरा कि यार इसमें क्या कवरेज है, इसमें क्या नहीं है, और मुझे क्या क्या सीखना है, तो मैं थोड़ी बहुत मैपिंग करता हूँ। तो मुझे कोई कोर्स मिल जाता है तो मैं वो पकड़ लेता हूँ और उसको गो थ्रू करता हूँ। और हाँ, जब मैं किसी कोर्स के लिए बैठता हूँ तो मैं उसको पूरा इन एंड आउट करता हूँ, पूरा उस पर टाइम लगाता हूँ 3 4 दिन का, या मतलब कुछ भी जो भी टाइम मुझे रिक्वायर्ड होगा वो हाँ, लगा के, तो मैं उसी में रहता हूँ। तो हाँ, जब वो हो जाता है उसके बाद फिर अपने जाके देखता हूँ कि यार अंदर क्या, हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, और जो जो गैप्स रहते हैं उनको वापस आके दोबारा ब्रशअप करके फिर दोबारा जाता हूँ। और जब आप ये 3 4 बार कर लेते हैं एक्टिविटी, कि आपने कुछ पढ़ा, फिर अप्लाई किया, फिर आपने देखा अच्छा मुझे तो ये भी नहीं आता, फिर वापस गए, फिर वापस गए, तो इस टू एंड फ्रो में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इस तरह से ही रहता है लर्निंग का। और बाकी सबसे अच्छी लर्निंग तब होती है जब आप किसी को पढ़ाते हैं, तो क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बहुत हाँ। क्लियर होता है इस बात से। तो हाँ, तो इस तरह से ही रहता है, तो कोई भी अप्रोच दो इस तरह से फॉलो करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जितना हम लोगों को सिखाते हैं उतना हम भी सीखते हैं। और इसी इसी आई मीन थ्योरी पे एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँ, क्योंकि मैं आपकी जी प्रोफाइल विजिट कर रहा। और जी प्रोफाइल विजिट करते वक्त मुझे आपका ये एसडेट का जो भी एक बूट कैंप आप चला रहे हैं अभी 12 मंथ्स जी का, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। बट उससे पहले ये एसडेट क्या होता है उसे जानना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि एसडेट और ऑटोमेशन इंजीनियर सेम होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्यूए डायरेक्टली एसडेट नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखिए, इसमें 3 टर्म समझने वाली हैं। ठीक है, हम्म, एक तो होता है क्यूए, कि आप क्यूए बात कर रहे हैं, हम्म, आप क्वालिटी एनालिस्ट कह लीजिए, क्वालिटी एश्योरेंस कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे, राइट। तो आप क्यूए को रखिए वहाँ पे, क्यूए का कॉन्सेप्ट, राइट। ठीक है। दूसरा आप आते हैं ऑटोमेशन इंजीनियर्स पे, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम ऑटोमेशन इंजीनियर्स हैं और हाँ। हम कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट। तीसरा आता है जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, एसडेट, कि वी आर एसडेट। हम्म, अब क्यूए तो हम समझ रहे हैं कि क्यूए तो टेस्टिंग प्रोफाइल से रिलेटेड ही है, कि हाँ, क्यूए का मतलब है तो वो बंदे को टेस्टिंग के माइंडसेट पूरा है, उसको प्रोसेस क्लियर है, तो वो प्रोसेस सेट भी कर सकता है, उन्हें फॉलो भी कर सकता है और उनको अप्लाई भी कर सकता है correct, ना। तो ये तो क्यूए का रोल हो गया कि हाँ, आप टेस्ट कर रहे हैं, आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑटोमेशन पे। हम्म, अगेन अगेन ये मुझे मुझे मेरे मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको क्या करना चाहिए, कि अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑटोमेशन इंजीनियर ही बोलेंगे। आप अब भी क्यूए ही हैं, आप बस अपना काम ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं, हम्म, राइट। तो जो ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं, राइट, वो अलग अलग लेयर्स पे काम कर सकते हैं। बहुत तरीके के ऑटोमेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा अभी मैं सिस्टम टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्वालिटी एनालिस्ट का ही रोल है कि मैं टेस्ट तो क्वालिटी ही कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर की, क्या ये इतना हम्म, इतना इतना सही है कि ये काम करेगा। हम्म, बट लेकिन मैंने इसमें अपॉर्चुनिटीज देखने चाहिए कि हम इसको किस तरह अपना काम रिड्यूस कर सकते हैं, और कितना काम हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या टूल्स यूज होंगे, किस हम्म, लेयर पे काम करना पड़ेगा, वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट तो करना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा हम्म, किसी चीज को ऑटोमेट कर रहा है, राइट, ऑटोमेट कर रहा है और टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से कर रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि दीज आर ऑटोमेशन इंजीनियर इन टेस्ट, राइट। तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग का रोल बन जाता है। ठीक, आप उसमें वेब को ले सकते हैं, एपीआई को ले सकते हैं, मोबाइल को ले सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग को ले सकते हैं। ठीक है। ये सब एरियाज आपके इसमें आते हैं। आप एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, डाटाबेस टेस्टिंग कर रहे हैं, वो भी एक ऑटोमेशन नहीं है, आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आप मैनुअली जाके डाटा चेक नहीं कर रहे हैं, है समझ ना। गया। तो वो सब ऑटोमेशन ही आता है। अब आते हैं एसडेट की, कि हाँ, ऑटोमेशन इंजीनियर का की लिमिट्स कहाँ तक है हाँ, और कहाँ एसडेट की स्टार्ट होती है, हाँ, राइट। देखिए, अगेन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक वाइट एंड ग्रे का कुछ, ब्लैक एंड व्हाइट का कुछ कॉन्सेप्ट है कि अच्छा यहाँ बाउंड्री खत्म होगी और यहाँ से एसडेट का रोल चालू हो गया। अब एसडेट की मतलब समझते हैं। एसडेट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर टेस्ट, ओके, राइट। और जो डेवलपर्स को बोलते हैं एसडीई, है ना। ओके, टेस्टिंग वालों के लिए इन टेस्टिंग लग जाता है। राइट, अब इसका क्या मतलब है, देखिए, एसडेट की जो डेफिनेशन मेरे अंडरस्टैंडिंग से है, वो ये होती है कि ऐसा बंदा
जिसको टेस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स पता है कि मुझे क्या एनालिसिस करना है या फिर किस तरह से क्वालिटी चेक होती है, तो ये थोरो विद दी टेस्टिंग पार्ट। और आपको ऑटोमेशन टूल्स की भी अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कि अगर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई तो मुझे किस तरह का टूल अप्लाई करना है, किस तरह का सोल्यूशन अप्लाई करना है। लेकिन तीसरी चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो मुझे लगता है कि आपका जो टेक्निकल, आपके पास जो स्किल सेट्स होने चाहिए एक सिस्टम को समझने की। आपको अगर कहे कोई कि यार, अब डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स अगर मान लीजिए आपने सुना होगा डेवलपर्स फुल स्टैक डेवलपर्स भी होते हैं, या हाँ। फिर मान लीजिए एक रोल पकड़ लेते हैं, कोई बैकएंड का डेवलपर है। तो ठीक है। बैकएंड का डेवलपर है तो अगर उसके बात करेंगे राइट, तो उसको पूरा पता होगा यार कि मेरा बैकएंड की लेयर कैसे काम कर रही है, मेरे आगे क्या लेयर है, पीछे क्या लेयर है। और अगेन उसको मतलब नहीं है उन दोनों लेयर से, उसको अपनी लेयर से ही मतलब है। बट लेकिन उसको ये पता है कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है एप्लीकेशन में। मेरा ये मानना है, जब एस्टेट की बात करते हैं राइट, तो एस्टेट में वो बंदा काउंट होता है जिसको पास अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने सराउंडिंग डेवलपमेंट एरिया की भी। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप डेवलपर है, कोई कोई किसी ने बैकएंड में, किसी ने स्प्रिंग बूट यूज किया है अपनी बैकएंड एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो जावा बेस्ड है राइट। और जब बैकएंड का बंदा टेस्ट अपना डेवलपमेंट कर रहा होगा राइट, हाँ। ऐसा नहीं है वो टेस्टिंग नहीं करता, वो अपनी टेस्टिंग भी करता है, वो अपनी यूनिट टेस्टिंग लिखता है, यूनिट हाँ। टेस्ट केसेस लिखेगा, इंडिकेशन टेस्ट केसेस लिखेगा, मॉक टेस्टिंग लिखेगा राइट। और भी बहुत वेरिएंट्स की टेस्टिंग कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, इंडिकेशन टेस्टिंग भी करते हैं, कंपोनेंट टेस्टिंग भी होती है राइट। अब एज एन एस्टेट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप वो, चाहे आप वो काम करो मत करो, हम्म। लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि वो भी एक काम होता है। और जब अगर मान लीजिए आपके ऊपर वो काम आए कि आप लिख के वो यूनिट टेस्ट लिख दो, आपने सुना होगा पहले पहले एक वर्ड चलता था बहुत फ्रिक्वेंटली, अब तो नहीं चलता इतना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते थे हाँ। कि हाँ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है नहीं होती है। राइट राइट व्हाइट राइट। बॉक्स टेस्टिंग का क्या मतलब है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप जो एप्लीकेशन का कोड है आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, आप यूआई को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। अभी मैं सेलेनियम अगर बताने लग जाऊं तो सेलेनियम से आप यूआई को टेस्ट कर रहे हैं, आपने कहीं कोड टेस्ट नहीं किया कि कवरेज कितनी है या फिर क्या ये मेथड काम कर रहा है नहीं कर रहा राइट। सही है। लेकिन जब बैकएंड जब जब आपका कोई डेवलपर कोड लिख रहा है अपना, तो वो हम्म। अपना मेथड चेक करेगा राइट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एसडेट वो बंदा होता है जिसको अपना एरिया तो पता है टेस्टिंग के स्कोप का, जो उसको एंड प्रोडक्ट पे करनी है, बट लेकिन वो अंदर जाके एक एक कंपोनेंट की भी टेस्टिंग कर सकता है। चेक कर ना सकता हो लेकिन आइडिया जरूर हो कि ओके। यार इससे क्या होता है, इससे आप इम्प्रूव करते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, सिस्टम को समझने की टेक्निकली, कि मेरे पास कितनी लेयर है, कितनी परत चढ़ी हुई है पूरी एप्लीकेशन को हाँ। बनाने के लिए। तो ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आए कि यार ये चीज टेस्ट करनी है, तो आपको पता हो कि अच्छा मैं इसको इस देखिए तरीके कहाँ से जाता इस कहाँ कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ मैं राइट। और आपको पता होता है इन एंड आउट कि क्या है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि एसडेट और क्यू और ऑटोमेशन इंजीनियर में फर्क ये होता है कि जो एसडेट का बंदा होता है है। उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अपने आर्किटेक्चर की भी, एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर की राइट, ताकि वो समझ सके मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, हाँ। कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या टेक स्टैक इन्वॉल्व है, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उस टेक स्टैक की होनी चाहिए। आपको कोई बनाने के लिए नहीं कह रहा है, पर लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि यार अगर फ्रंट एंड नॉलेज। की कोई मेरी यूआई बनी हुई, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या ये रिएक्टिव पेज है, क्या ये सिंगल, मैं टर्म भूल रहा हूँ सॉरी, लेकिन अगर ये अब सिंगल पेज एप्लीकेशन राइट, एसपीए है या नहीं है, क्या ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है, क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन है, रिएक्ट रिएक्ट कैसे काम करता है, अगर आपका जो दूसरा एंगुलर राइट, एंगुलर हाँ। कैसे काम कर रहा है राइट। अगेन मैं नहीं कह रहा कि आपको अंदर अंदर समझना है, बट आपको ऊपर तो जरूर समझना है कि हाँ मेरे पास ये परत है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एसडेट के पास नॉलेज थोड़ी ज्यादा होती है राइट, ओके। एज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि उसको जो सीखना है या जिसको काम करना है। और ऑटोमेशन का जो बंदा होता है वो सिर्फ अपना लिमिटेड एरिया में रहता है कि यार कि मुझे ये एरिया मिला है काम करने का, तो मुझे इतना ही पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एपीआई टेस्टर हूँ, हाँ। मैं कुछ परफॉर्मेंस टेस्टर हूँ, मैं सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टर हूँ, मैं वेब भी टेस्टिंग करता हूँ, या मैं मोबाइल टेस्टिंग हूँ राइट, मोबाइल टेस्टर हूँ। तो ये सारे टेस्टर्स हैं। बट लेकिन जब मैं इनको कहूंगा कि भाई तुम एक ऐसा सोल्यूशन दे दो जो एंड टू एंड काम कर सके, तो शायद ये नहीं बना पाए। लेकिन ओके। एस्टेट वो शायद काम कर सकता है। कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप 3 लेवल में तोड़ दीजिए, कि एस्टेट सबसे ऊपर लेवल का आ गया, ठीक है। ऑटोमेशन इंजीनियर नीचे लेवल पे आ गया, और और उसके बाद आपका क्यूए है राइट, ठीक है। जिसको टेस्टिंग का नॉलेज है। समझ गया तो ये समझ। 3 परत बन सकती है। ओके, सो अब इस, अगर जैसे आपने ये तीन परत बनाई, तीन लेयर्स बनाई, इफ समवन वांट्स टू मूव फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 3, क्यूए टू एसडेट,
तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बड़ा मार्केट में जॉब को लेके बड़ा स्ट्रगल हो रहा है इस चीज को लेके। सिंपल क्यूए जो हमने लेयर वन पे बात करी, उनको सरवाइव करना डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट जॉब ओपनिंग्स। जॉब हंटिंग में जो रिक्वायरमेंट हो रही वो या तो एसडेट की हो रही, या फिर आपकी कहते हैं ऑटोमेशन इंजीनियर की हो रही। और आपने बहुत अच्छे से डिफरेंसेस बताए ये ऑटोमेशन और एसडेट के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज, बड़ी कंपनीज में एसडेट का मतलब ही यही होता है जो आपने एक्सप्लेन किया। छोटी जी कंपनीज में जी मैं देखता हूँ कि वो ऑटोमेशन इंजीनियर वाली प्रोफाइल पे भी एसडेट ही बोल देते हैं, राइट? तो आई थिंक वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते उस चीज को। बट हाँ, डेफिनेटली आपका जो एक पॉइंट है कि इन एंड आउट एक एसडेट को हम्म पता होना चाहिए एटलीस्ट, वेदर आई मीन ही इज गोइंग टू वर्क और नॉट, ये मैटर नहीं जी करता। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ऐसा ही होता है। और आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है कि ये जो मिस नॉमर है, राइट, या फिर जो कंफ्यूजन है, वो इसीलिए है क्योंकि सारी इंडस्ट्री, पूरी सारी कंपनीज, राइट, एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं। हाँ। कुछ नेम सेक के लिए कर देती हैं, कुछ हम्म, अगर बनाती भी हैं तो वो काम उनसे तब भी वही करा रही होती हैं, उनका स्कोप लिमिटेड रहता है कि आपको इतना एरिया देखना है। और ये दोनों तरफ से मिस्टेक्स हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कंपनी की तरफ से हैं, जो लोग अभी इंडस्ट्री में टेस्टिंग में हैं उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो ग्रो, मैंने बहुत बार देखा है टेस्टिंग में लोग आ जाते हैं, लोग कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी जाते हैं हाँ कि जी। मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे आगे नहीं सीखना है। हम्म, और एक दिन ऐसा आता है कि आपको एकदम से सर के ऊपर आता है कि यार हाँ आपको जी। तो अब कुछ और नया करना है, और अब आप बिल्कुल इतने जम चुके हैं, अपनी आपने इतनी लेयर्स, अपनी रूट्स इतनी जमा दी है जमीन में कि हाँ, आपको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है उससे, और बहुत स्ट्रगल लगती है। वो तो कंफर्ट जोन ऐसा होता है। हाँ, वो कंफर्ट जोन ही होता है, और वो एक बहुत ही लग्जीरियस कंफर्ट जोन होता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत आराम से बैठा हूँ। पर समझ। ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ नहीं होता। आप फिर एक बार अपना ये रोड मैप, अगर अपने ही बूट कैंप का, क्योंकि इट वुड बी हाँ गुड कि अगर कोई मैनुअल टेस्टर या फंक्शनल टेस्टर मैं बोलूँ, जो जी मूव करना चाहता है एक एसडेट प्रोफाइल में, तो उसे क्या जी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, रोड मैप काइंड ऑफ। तो आपके पास अगर कुछ हैंडी हो तो आप वैसे भी शेयर कर सकते हो, या आप जैसे चाहो वैसे एक्सप्लेन जी कर। जी जी, जरूर जरूर जरूर। देखिए, अगेन जैसे मैंने कहा, क्यूए से एसडेट की जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको जाना सिक्वेंशली पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपको अपने एरिया में निपुण होना पड़ेगा कि हाँ मुझे सही। बहुत कुछ आता है ना। हाँ। ताकि आपने अपना एरिया देख लिया टेस्टिंग का, अच्छा मेरे को 4 लेयर्स हैं, हाँ। एपीआई पे कैसे काम होता है, वेब पे कैसे काम होता है, ठीक ठीक है, है। मेरे को कितने तरह के टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। आज तक लोगों को, मैं तो थोड़ा शौक हो जाता हूँ देखिए कि लोगों को ये नहीं पता मेरा टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। वो कहते हैं स्लेनियम भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। हाँ जी। पर ठीक है तो मैं मतलब मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि आप बेसिक लेयर पे ही आप गलत हैं। आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। बेसिक बहुत गलत है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि चीजें क्या होती हैं, और आपने कभी केयर ही नहीं किया कि मुझे ये सब सीखनी भी होती हैं, या हाँ। बस क्योंकि सैलरी आ रही है तो बस काम करते रहो, राइट। आप कुछ इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हाँ। वहां दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप रोड मैप पे वापस आते हैं, रोड मैप क्या होना चाहिए? देखिए, हम्म, रोड मैप सिंपल होना चाहिए। अगर आपने ऑटोमेशन कभी नहीं किया है, तो जी। आपको सबसे पहले एक ऐसा टूल लेना चाहिए। हम्म, देखिए, इसके दो रास्ते हैं। एक, कि आपके प्रोजेक्ट में पहले से कुछ इंप्लीमेंटेशन है, तो ठीक है। फिर तो आपको उसी रूट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक प्ले ग्राउंड मिलेगा आपको कि मेरा प्ले ग्राउंड बना हुआ है, मैं हाँ। कुछ सीख के आऊंगा, यहाँ जाके अप्लाई कर दूंगा, तो मैं जल्दी सीखूंगा, राइट। तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, और आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि यार मेरे प्रोजेक्ट में नीड ही नहीं है, काम हम्म, ही नहीं हो रहा, और मैं फेड अप हूँ, मुझे कुछ जॉब भी चेंज करनी है, पर बाहर बहुत कुछ मांग रहे हैं। तो फिर तो आपको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि यार कि इंडस्ट्री में मांग क्या रहे हैं, और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस एरिया में है ना। अब आप जब वो देखेंगे तो आपको दिखेगा आपको तीन सेग्रीगेशन दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, कि जावा विद सेलेनियम की क्या है, क्या मतलब, अगर मैं वेब ऑटोमेशन की बात करूँ तो। हाँ। हाँ। लेकिन प्लस पॉइंट ये होता है जावा के साथ कि जावा के साथ आपके साथ, अगर आपने जावा सीख ली, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप मोबाइल टेस्टिंग भी जावा से कर सकते हो, हाँ। राइट। आप एपीआई टेस्टिंग भी जावा से कर सकते हो, और आपकी वेब तो है ही सेलेनियम के थ्रू, राइट। और ये तीनों टूल्स ओपन सोर्स हैं, और इसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब मैक्सिमम लोग टेस्टिंग में इन्हीं पे ही काम करते हैं, जावा पे। तो इससे होता क्या है, क्योंकि जो सॉल्यूशन, अगर आप कहीं फंसेंगे, तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मिलेगा एज कंपेरेटिव टू अदर लैंग्वेजेस, राइट। तो एक तो ये टेक स्टैक होता है कि आप जावा को डिसाइड कर लो, आपको आपकी कमांड एक लैंग्वेज पे तो होनी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो ये बनता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आप सोचते हो कि मैं जावा सीखता हूँ, जावा सीखिए। अगर आपको लगता है मैं जावा स्क्रिप्ट कर सकता हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट करिए। नहीं तो अगर आपको लगता है पाइथन करना है, तो पाइथन करिए, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड जो मुझे लगता है जो इंडस्ट्री में है, वो जावा बेस्ड पे ही है, मतलब नंबर ऑफ पोजीशन जो निकलती हैं। हाँ जी। अब दूसरा आता है ट्रेंडिंग, कि ट्रेंडिंग में क्या है, या फिर आज के टाइम पे चीजें कितनी चल रही हैं किस लेवल पे, राइट। हम्म, वो आता है जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क पे।
कि आपके जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, और जो अच्छी जॉब्स हैं या जो अच्छी कंपनीज हैं वो किस पे मूव कर रही हैं, वो इस एरिया में मूव कर रही हैं कि जावास्क्रिप्ट साइड पे। अब उसमें आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपके जितने भी फ्रेमवर्क्स या टूल्स अप्लाइड होंगे फिर आपको वो सीखना पड़ेगा। तो आप समझिए ये ना ग्रुप ऑफ टूल्स है, ग्रुप ऑफ टूल्स है अलग अलग उसके लिए, कि टेक स्टैक के लिए कि क्या चाहिए, तो आपको वो सब सीखने पड़ेंगे, फिर वो काम करना पड़ेगा। तो मेरी तो जो एडवाइस है वो ये रहती है कि आप सबसे पहले एक चीज ऐसी चूज करिए जो आपको लगता है कि मैं जल्दी कर सकता हूँ, या मैं इस पे थोड़ा कंफर्ट में बना सकता हूँ, है ना, और मैं इस पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मेरी एडवाइस ये रहती है, किसी के पास अगर ये थॉट भी नहीं है तो मैं कहता हूँ सीधा जावा वे सेलेनियम से स्टार्ट करो। ठीक है, जावा वे सेलेनियम पे आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी नेट पे, फ्री में भी पेड पे भी, और आपको कहीं फंसोगे तो आराम से आंसर भी मिल जाएगा। वो भी मिल तो आप जाएगा। स्टार्ट करो। तो आप स्टार्ट करने के बाद तो आपको क्या करना चाहिए, आप जावा सीखो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप वेब ऑटोमेशन के लिए सिलेनियम सीखो, आपको इसके बाद एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए टेस्ट एनजी, तो आप वो सीखो। टेस्ट एनजी के बाद एक आपको बिल्ड टूल आना चाहिए कि बिल्ड टूल कैसे काम करते हैं और बिल्ड टूल का मतलब क्या है। लोगों को ये नहीं पता कि बिल्ड टूल का क्या मतलब है और वो वो क्या पर्पस सॉल्व करता है। राइट, तो मेवन, आपको मेवन सीखना चाहिए। इसके अलावा आपको, अगेन जब आप ये सब सीख रहे हैं राइट, इसके अलावा आपको ये समझना आना चाहिए कि आपका यूआई काम कैसे करता है, क्योंकि आपको उसी को ऑटोमेट करना है। तो आपको राइट। ये पता होना चाहिए कि आपकी यूआई की लेयर कैसे बनती है। वो तीन चीजों से बनती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको कोई मास्टर करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि HTML का मतलब क्या है, कि टैग्स कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत लेआउट पता हो यार कि H1 टैग क्या होता है, A टैग क्या होता है, अगर आपको टेबल बनानी है तो उसमें कौन से टैग्स की यूज होती हैं। राइट, अगेन आपको लेआउट नहीं बनाना है, आपको पता होना है। राइट, CSS क्या अच्छी होती है, CSS का क्या मतलब है, मैटर नहीं करता आप कौन सा फ्रेमवर्क डेवलपर ने यूज किया होगा, चाहे रिएक्ट किया है, चाहे एंगुलर किया है, चाहे कुछ और किया है, होगा इंटरनली जाके ये तीन चीजें ही अप्लाई हो रही हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और आपको क्यों सीखनी है, क्योंकि जब आप किसी लोकेटर पे काम करेंगे आपको उसका एक्सपाथ लिखने के लिए कहा जाएगा राइट। कि आप इसका एक्सपाथ लिखो। कैसे लिखोगे, जब आपको यही नहीं राइट। पता कि स्ट्रक्चर क्या है मेरे HTML का, तो आप क्या लिखोगे, नहीं लिख सकते। आपको कोई कहे CSS लेटर लिख दो, तो आपको यही नहीं पता CSS क्या है, तो आप CSS लेटर कैसे लिख दोगे, ऐसे है ना। करेंगे। तो ये, अगेन, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क उठाओ, उसमें एक सबसे सबसे आसान पैटर्न होता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अगेन लोगों, कुछ लोग जो बताते हैं वो बहुत गलत बताते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को। इस तरह से जब हम फ्रेमवर्क डिजाइन की बात कर रहे हैं तो ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने बताया कि आपको ये पता होने चाहिए, जब आपको ये सब पता होंगे राइट, जावा, सिलेनियम, मेवन, टेस्ट एनजी, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, या फिर लोकेटर कर लेते हैं, तब आप जाके इसको अप्लाई करेंगे और आपका एक फ्रेमवर्क डिजाइन बन सकता है। अगेन फ्रेमवर्क डिजाइन की भी अप्रोच होती है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा आपकी ग्रोथ के लिए जब आप इस पाथ को फॉलो करते हैं। राइट, अगेन मेरे पास जो मैं अगर मैं जो अपने बूट कैंप में पढ़ाता हूँ राइट, मैं मेक श्योर करता हूँ कि चीजें इसी सीक्वेंस में चल रही हैं और चीजें एक बाय एक करके चल रही हैं और बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, ताकि जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं उनको ये ना लगे कि यार ये क्या टेक्निकल सेवी चीजें हो रही हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से करना चाहिए। और अगर आपका जब ये हो जाए राइट, जब आपको लगे कि मुझे वेब ऑटोमेशन आ गया है, फिर आप दूसरा लेयर पकड़ो, आप फिर API पे जाओ। API में भी यही अप्रोच है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं API के लिए, फिर आप उन पे काम करो। ऐसे ही आप मोबाइल पे जाओ, मोबाइल को एक्सप्लोर करो। देखिए, हर चीज में रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, और जब आप खुद रिसर्च कर लेते हैं तो आप थोड़ा इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, एज एज कम्पेयर टू कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च अपने एंड पे करना चाहिए कि यार ये ये चीजें क्या मतलब रिक्वायर्ड होती है, इंडस्ट्री क्या ये काम करती है। अब मैं मोबाइल की बात करने लग जाऊं तो आप सबने APM सुना है, हाँ जी। लेकिन APM के अलावा भी बहुत टूल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एप्पल के अलग प्रोप्राइटरी टूल्स आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं एप्पल की एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए, ऐसी एंड्रॉयड के लिए होता है। और हाँ। भी बहुत वेरिएंट्स हैं, आप वेब ड्राइवर IO से भी काम कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या क्या लोग यूज कर रहे हैं। आप करो मत, वो आप करो मत, आप एक को समझ बताओ। लो। वो बहुत है, वो बहुत है, आप एक को समझ लो अगर आप इस एरिया में उतरना चाह रहे हो। ऐसी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का है, ऐसी डाटाबेस टेस्टिंग का है। तो ये आपको आपको ना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा अपने लिए कि यार, कि ऐसा नहीं है कि आपको आप अपना टारगेट ये मत रखो कि मुझे मतलब सब कुछ सीखना है, ऐसा नहीं है आपको। लेकिन ऐसा जरूर सीखना है कि आप एक जल्दी अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्रैब कर सको। जब आप वो अपॉर्चुनिटी को टैप ऑन कर लो, फिर आप अपना स्किल को ग्रो करते रहो अलग अलग एरियाज में, और आप उसको कंटिन्यूस रखो, आप रुको मत। जब हम्म। आप रुक जाओगे तो आपको दिक्कत लगेगी, यार मैं तो अब रुक गया हूँ और मैं बहुत कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर वही 2-3 साल के बाद आपको फिर लगने लगेगा यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। समझ गई। लेकिन अगर यही इंप्रूवमेंट
कंटिन्यूस रहेगी, राइट, तो आप आगे बढ़ेंगे। अब ये बात होगी ऑटोमेशन के लिए कि आपकी ऑटोमेशन इंजीनियर कैसे बनेंगे। अभी आप क्यूए से ऑटोमेशन इंजीनियर लेवल पे आए, राइट। ओके। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या लेवल चूज किया। अब हाँ, इससे एसडेट पे कैसे जाएंगे, राइट। मुझे लगा देखिए था एसडेट पहुंचने वाले हैं। नहीं, एक्चुअली एसडेट के लिए हम सब तैयारी कर चुके हैं। ये एसडेट, मैं देखिए मैंने कहा ना कि ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट का शेड नहीं है। ये बंदे को भी मैं एसडेट ही बोलूंगा, अगर मैं अपनी प्रॉपर डेफिनेशन से जाऊं जो मेरे माइंडसेट पे रहती है, कि मैं इसको भी एसडेट ही बोलूंगा। क्योंकि जिस बंदे ने इस लेवल पे काम कर लिया होगा, उसे जरूर पता होगा कि अलग अलग लेयर्स कैसे होती हैं। तभी वो मोबाइल के बारे में सोच पा रहा है, तभी वो एपीआई लेवल पे सोच पा रहा है, तभी वो उस पर सोच पा रहा है ना। बट लेकिन क्या आपको उतना एक्सपोजर मिला है अपने प्रोडक्ट से, ताकि आप उसे समझ सको कि यार यहाँ लेयर डिवाइड हो रही है, ये मेरी यूआई की लेयर है, ये मेरा बैकएंड की लेयर है, ये मेरी डाटाबेस की लेयर है, अच्छा ये मेरा ये मेरे अलग कंपोनेंट्स हैं जो फीड इन हो रहे हैं मेरे सिस्टम में। तो आपको ना आर्किटेक्चर अपने एप्लीकेशन का एक्सेस होना चाहिए, आपको वो समझ में आना चाहिए। और जो जो कंपोनेंट्स यूज हैं आपको पता होने चाहिए कि अच्छा इसका क्या रोल है। आप इससे स्टार्ट करो। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा अप, चीजों को लेके। अगर आपको आपको ग्रांटेड नहीं लेना है कि अच्छा ये तो होता होगा कुछ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी छोटी डिटेल आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको जाना है, पूछना है। या तो आप अपने टीम पे पूछो, डेवलपर से पूछो। डेवलपर्स आपके फ्रेंड होने चाहिए, एनिमी नहीं होने चाहिए, राइट। इसमें भी लोगों बात। में टेस्टिंग में क्या दिक्कत है, लोग लोगों में दिक्कत क्या है, लोग सोचते हैं डेवलपर ना एक कोई दूसरी, मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो हमारा दुश्मन है। मैं दुश्मन। ऐसा नहीं मानता। हाँ। मेरे को तो ये लगता है कि सब उनसे अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता टेस्टिंग को। क्योंकि हम्म। अगर आप उनके साथ बैठना चालू कर दोगे तो आप बहुत जल्दी सीखोगे और ज्यादा सीखोगे। क्योंकि वो आपसे अभी टेक्निकल लेवल पे बहुत आगे हैं। आप अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन या कुछ निकाल सकते हो अपने काम को हाँ। लेके, लेकिन लेकिन एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि वो बंदे एटलीस्ट टेक्निकल लेवल पे आपसे बेटर है। टेस्टिंग में बेटर नहीं है, हाँ। लेकिन टेक्निकल लेवल पे जरूर बेटर है। तो राइट। आपको, अगर आप कहीं फंसे हुए हो, तो आपको रेदर देन गोइंग टू द गूगल, राइट, आप क्या करो, आपको जाके लोगों से भी पूछना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करो, लेकिन रिसर्च करने के बाद आप उसके बाद जाओ पूछो, भाई ये मेरे को इशू था, मेरे को ये सिनेरियोज हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप बताइए कि क्या ये ठीक है या फिर कुछ और बेटर अप्रोच है। राइट। जब आप इस मोड में आते हैं, राइट, तो आप चीजें बहुत जल्दी सीखोगे और आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा जो आपने पहले नहीं सीखा होगा। मैंने बहुत सीखा है इस तरीके से। मैंने ये काम बहुत किया है। मैंने मेरे जितने डेवलपर्स थे, मेरी आज तक शायद से किसी से लड़ाई नहीं हुई है। तो हमेशा मैं मतलब कि मेरे को तो काफी अच्छा ही लगा कि उन्होंने कुछ, कभी कभी होता है ना कि किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो वो राइट। रिएक्ट कर जाता है कि यार कैसे है, तुम बार बार पूछने लग जाते हो। बट देखो टेस्टिंग का काम ही यही है कि आप क्वेश्चंस करो बार बार, ठीक है। हाँ, आपको दूसरे की टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, सब कुछ करना है। बट लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी मिले आप सीखो। तो इस तरह से होता है ना। तो आपकी एसडीएट लेयर तभी इंप्रूव होगी जब आपको चीजें समझ में आएंगी, यार ये डब्बे कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, हम्म। क्लाउड इंफ्रा क्या होता है। अब एडब्ल्यूएस की बात करें, अच्छा, सब सारी की सारी कंपनीज आजकल क्लाउड इंफ्रा पे मूव कर रही हैं राइट। कि कोई एडब्ल्यूएस यूज कर रहा है, कुछ कर रहा है। अगेन उसके लिए आपको, अगर आपको क्या कर सकते हो, आप हर कंपनी आपको एक्सेस दे देती है, रीड एक्सेस, कि आप जाके एडब्ल्यूएस का इंफ्रा तो देख लो, राइट। लेकिन मेरा एक अलग टेक है उसमें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लोगों को क्या करना चाहिए ओवर लेवल समझने के लिए, कि आपको एडब्ल्यूएस का ना एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन होता है क्लाउड प्रैक्टिशनर का। ओके। तो मुझे लगता है कोई बंदा अगर उससे गो थ्रू करता है, वो सबसे बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन है एडब्ल्यूएस में। अगर आपने वो गो थ्रू कर लिया है तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कि AWS। एडब्ल्यूएस के क्लाउड इंफ्रा का। और अगर आपने एक जैसे एडब्ल्यूएस को कवर कर लिया, राइट, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके दूसरे क्लाउड इंफ्रा पे होते हैं, जैसे एज्योर पे, जीके पे, किसी और पे। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, नेम्स का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे एडब्ल्यूएस पे जो होंगी वही एज्योर पे होंगी, वही जीके पे होंगी। अगर मान लीजिए कोई नहीं लेके आएगा तो ये सारे वही प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो ये मार्केट लूज करेंगे, राइट। तो कॉम्पिटिटर्स हैं आपको, काइंड सब। हाँ, तो आपको सिर्फ एक पे फोकस करना है, एक सीखिए, आगे काम होगा। तो मेरे को लगता है एसडेट बनने का ना कोई ऐसा नहीं है कि एक लिमिट है कि आपने इतना सीख लिया तो आप एसडेट बन गए। आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना है और आपको डेव का एरिया के हम्म। अंदर पेनिट्रेट करना है। हाँ जी। जितना आप डीप पेनिट्रेट कर पाएंगे, आप उतना सीखेंगे, समझ गया, समझ गया। और है ना। तो इसमें जी, इसमें एक और चीज पूछनी थी अखिल। जी, क्योंकि जैसे ये एसडेट प्रोफाइल आती है और कहीं पे भी होता है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डीएसए के हाँ, क्वेश्चंस रेज होंगे, राइट। तो इससे भी लोग डर जाते हैं बहुत ज्यादा। ऑल्दो उन्होंने ऑटोमेशन कर रखी होती है, ठीक है। हाँ, बहुत साल वो एपीआई ऑटोमेशन या वेब ऑटोमेशन से लेने में जावा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डीएसए का नाम सुनते हैं डर जाते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है भाई इसके लिए तो इंटरव्यू ही नहीं दे सकते या हमें देना नहीं चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज वैसे ही किल हो जाती है एक तरीके से। तो ये डीएसए का जो भूत है उसके हाँ। बारे में थोड़ा बात करते हैं।
देखिए, डीएसए का भूत तो बहुत डरावना है अच्छा। बहुतों के लिए, बहुतों के लिए। पर वो हाँ क्यों डरावना है वो समझना पड़ेगा। हाँ। सम, वो डरावना इसलिए है क्योंकि अगेन हमने बेसिक्स पे काम नहीं किया है। ओके। हमने सिर्फ चीजें रटी हैं। हम्म। हमने सिर्फ इंटरव्यू के लिए चीजें रटी हैं कि अच्छा, किसी ने अगर कोई, हम क्या करते हैं जावा, हम जाके किसी इंटरव्यू से पहले हम जाके चेक करते हैं कि टॉप 100 क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन अ कंपनी, हाँ राइट। हाँ हाँ। हमें जो लिस्ट मिल गई हमने उठाई और हमने उसको अभी। सॉल्व करने चालू कर दिए। हाँ और जो मिल गए ठीक है, नहीं तो उन्होंने रट लिया कि अच्छा वहां जाके उगल देंगे। हाँ, जैसे हम कॉलेज बिल्कुल। में करते थे, जैसे हम्म। हम कॉलेज स्कूल में करते थे, राइट। हमने ओके। इंटरव्यूज को भी ऐसे ले रखा है, राइट। लेकिन अगर आपने बेसिक्स पे बहुत अच्छा काम किया होगा, राइट, अगर आपने काम किया होगा तो एक तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। अगर आपने रूट लेवल पे नहीं काम किया है तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो मेरा मेरा फोकस ये रहता है कि आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। नहीं है तो आप अभी नहीं स्ट्रगल करोगे, बाद में करोगे। तो अच्छा है आज ही स्टार्ट कर लो, रूट को स्ट्रांग करो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब डीएसए की बात करते हैं। डीएसए होता क्या है? हम्म। डीएसए को हम जो समझते हैं, हम ये इतना सब, देखिए, मैं जब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यार, कि अगर मान लीजिए किसी को इंटरव्यूज के लिए बैठना है, मांग कंपनीज में बैठना है, हम्म। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है? तो और जो आप लर्निंग करोगे उसके लिए, क्या वो सिर्फ इंटरव्यूज तक स्पेसिफिक होती है या फिर उसका कुछ यूज भी होता है राइट। ना? दोनों पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। हाँ। देखिए, पहली बात, डीएसए का मतलब सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम तक नहीं होता। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? वो स्ट्रक्चर जिसमें डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? वो प्री डिफाइंड स्टेप्स, राइट, या बिहेवियर्स हाँ, जो लोग पहले से ही सेट कर चुके हैं, बस आपको समझना है कि वो काम कैसे करता है। ठीक ठीक है। है, एल्गोरिथम्स होते हैं, प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स। हम्म। जैसे अगर मान लो मुझे सर्च करना है, मेरे हम्म। पास एक एरे है, मुझे इसमें एक आइटम सर्च करनी है। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो इंडस्ट्री यूज करती है। आपको कोई नई टेक्निक बनाने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है वो कैसे काम करती है आपको वो सीखना है। तो आपको जब तक वो थ्योरी में नहीं समझ में आएगा कि अच्छा बाइनरी सर्च क्या होता है, अच्छा लीनियर सर्च क्या होती है, आपको थ्योरी समझ में आएगी। और अगर आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसका लॉजिक लिख लोगे सिर्फ थ्योरी के बेस पे। आपको मैंने ये समझा दिया यार, लीनियर सर्च ना ऐसे काम करता है। अब हाँ। आपको पता है जावा कैसे काम करती है, जावा के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना कोड लिख लोगे। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। एल्गोरिथम की डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है? लिंक लिस्ट क्या होती है? ठीक लिंक है। लिस्ट डिजाइन करके दिखाओ। अब लिंक लिस्ट काम कैसे करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अगर आपको ये ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते उसे, राइट। तो हम्म। एक तो ये दो लेयर हो गए। अब लोग सोचते हैं कि क्या बस यही है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, एल्गोरिथम यहाँ आ गया। हाँ हाँ। इसमें भी ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें भी सॉर्टिंग, अगर मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे आऊँ, 10 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। ओके। रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, शेल सॉर्ट क्या होता है, बहुत राइट, कुछ। क्विक सॉर्ट क्या होता है, बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स आते हैं, राइट। राइट। और ऐसे ही आपके डाटा स्ट्रक्चर्स में होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्री क्या होता है, मैप क्या होता है। अगेन सबको स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने होते हैं, राइट। ओके, एक तो ये पार्ट हो गया। ठीक है। अगेन इसके अंदर मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट, क्योंकि इससे आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम्म। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कोड को समझने के लिए। एकदम। अगर आपने ये सब गो थ्रू कर लिया और खुद ही इंप्लीमेंट मारा इन सब चीजों को, तो हम्म। आपका दिमाग बहुत खुलेगा। आपको बहुत, मतलब, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट, क्योंकि आपने ये सब देखा हुआ है कि ये सब किस तरह अप्लाई होता है, किस तरह काम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आपको परसीव करने में दिक्कत नहीं होगी। आप उसका सॉल्यूशन सजेस्ट कर पाओगे या उसका सॉल्यूशन सोच पाओगे, इस पाओगे। राइट। और आपके पास जो फियर होगा वो आप लूज आउट करना चालू करोगे, राइट। तो वो भूत इस तरह से उतरेगा, प्रैक्टिस करने से और इन डेप्थ जाने पे और रूट पे काम करने से। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि डीएस, जब हम कहते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए इन हाँ। सब एरिया में, सिर्फ डीएसए तो एक टॉपिक का नाम है, राइट। डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आपकी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होंगे। सिर्फ प्रिपरेशन में नहीं, आपके रियल टाइम पे यूज हो सकते हैं अगर आपने वो सीखे होंगे। डिजाइन पैटर्न्स, आपको डिजाइन पैटर्न्स आने चाहिए। 3 तरह के डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। आप, और हर एक कैटेगरी के अंदर 5 या 6 डिजाइन पैटर्न्स हैं जो हमें आनी चाहिए। अगर ठीक। हमें आते ही नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं है, तो हम अप्लाई क्या करेंगे? आपके ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में जाके आप देखो कि यार मेरे पास कहाँ अपॉर्चुनिटी है इस पैटर्न को अप्लाई करने की, है ना। तो अगर आपने ये सब किया होगा तो, अगर आपने पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता है, अप्लाई क्या करेंगे है ना। तो आप अप्लाई क्या करोगे, राइट। तो और अगेन वो पैटर्न क्या होते हैं? वो पैटर्न एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या एक तरह की के पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये, मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये इसमें ये पैटर्न है, तो मुझे पता है किसी किसी ने, एक आदमी ने वो पैटर्न पहले ही सॉल्व कर रखा है और उसका सोल्यूशन दे रखा है। मुझे बस वो पैटर्न का नॉलेज आनी चाहिए ताकि मैं उसको समझ लो रीयूज कर और सकूं अपनी जगह पे, समझ। राइट। यही मतलब है डिजाइन पैटर्न्स का।
अब इसके बाद क्या आता है, सॉल्विंग पैटर्न्स क्या होते हैं। सॉल्विंग पैटर्न्स होते हैं कि यार कुछ स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स होती हैं जिसको आपको आनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ने में और उसको सॉल्व करने में। वो पैटर्न्स होते हैं, उनको नाम बोलते हैं सॉल्विंग पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न तो आपका डिजाइन बनाने में काम आता है। मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार एक स्कूल सिस्टम है, आपको वो डिजाइन करना है, तो आपके वो डिजाइन पैटर्न वहां अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कह रहा हूँ कि यार एक अनसॉर्टेड एरे है, आपको मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है इसमें से, तो आप क्या करोगे, अच्छा अखिल मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना मैं 2 पॉइंटर पैटर्न लगा के देखता हूँ कि क्या पता वो काम कर जाए, या स्लाइडिंग विंडो पैटर्न लगा के देखता हूँ कि क्या काम कर जाए। राइट, तो अगेन जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको पता लगेगा कि अच्छा ये पैटर्न यहाँ अप्लाई हो सकता है, और आप उसको यूज करोगे। ऐसे ही आपके पास डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं। डिजाइन प्रिंसिपल्स आपको अगेन हेल्प करेंगे आपको डिजाइन करने में। आपको लगेगा कि अखिल मतलब ये तो सब कुछ डेव का एरिया है, हम क्यों सीख रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, यही तो माइंडसेट तोड़ने की जरूरत है हमें अपने लिए, राइट। हाँ हम अपने आप को बहुत नीचे समझ रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग में। और हमें वहां, हमें ना ये बैरियर ही तोड़ना है। और जिस दिन वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करने लगेंगे ना, तो आप एट पार होंगे डेवलपर से, राइट। क्योंकि हाँ, डेवलपर्स भी यही सब यूज करके अपने कोड को खड़ा कर रहे हैं, राइट। अगर आपने भी ये सब सीख लिया, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा, राइट, जो आप बनाओगे वो बहुत फ्रेमवर्क पे अच्छा है। होगा चाहे किसी भी लेवल पे होगा, वो इतना एट पार होगा, हाँ। मतलब कंपनी और इंडस्ट्रीज के लिए, कि आप मतलब आपकी नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कंपनीज को ऐसे रिसोर्स चाहिए ही चाहिए जो हम्म। इतने स्किलफुल हो। और अभी ये सारे लोग कहाँ बैठे हैं, ये सारे लोग ऐसी कंपनीज में बैठे हैं जहाँ पे आपको पे बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारी कंपनीज है जो स्किलफुल रिसोर्स देख रही हैं, पर मिलते नहीं है, दिक्कत ये है क्योंकि हमने ये सब काम ही नहीं किया है। काम ही नहीं Right? करना। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, आपको एसक्यूएल आना चाहिए। एसक्यूएल से आपका दिमाग इस बात पे खुलता है कि आपके दो एंटिटी में रिलेशनशिप कैसे सेट होता है, हम्म। कैसे चीजें काम करती हैं। आपको अगर किसी से डाटा निकालना है, तो वो जो एंटिटी है रिलेशनशिप कैसे सेट हो रहा है, ओके। तो आपको बहुत दिमाग खुलता है इस बात से भी, राइट। इसके अलावा आपको ये सम्मान चाहिए, आपको कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए HLDs और LLDs। ये तो आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आपको मांग कंपनी में बैठना है तो। ओके। पर लेकिन जो मैंने बात बताया आपको कि आप ये सब सीखो, इस सब सीखने के बाद जब आप HLDs और LLDs पे आओगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। बट अगेन ये कहने में बहुत आसान लगता है, पर लेकिन जब कोई सुनने में स्टार्ट अच्छा लग करेगा, रहा है। है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है बहुत हाँ, कुछ। हाँ, है ना, तो लेकिन जब अप्लाई करने पे आता है तो हाँ। बहुत आपको एक तो एफर्ट्स का। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए एफर्ट्स में, कि आप रोज बैठ के कुछ सीखो, हाँ। राइट। और ये होना ही होना है कि वो हिम्मत टूटनी टूटनी है, क्योंकि रोज एक तरह का माइंडसेट नहीं रहता है। आपके राइट। पास है ना, कभी कभार फैमिली में दिक्कत होती है, कभी कभार ऑफिस में दिक्कत होती है, तो वो माइंडसेट नहीं रहता है। पर लेकिन जितना हो सके उतना करना चाहिए। अलावा अखिल, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें एसडेट के बारे में बता दी और बहुत ही डीप में बताई, तो बहुत अच्छा लगा इन सब चीजों के बारे में जान के। लेकिन क्यूए में एक जो पर्सपेक्टिव है जो बना रहता है, मैं ये बहुत कंसर्निंग भी है मैं कहूँगा, कि जब भी कोई फ्रेशर क्यूए जब ज्वाइन करता है, क्योंकि मैं मोस्टली जब इंटरव्यूज लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि क्यों ज्वाइन किया क्यूए, तो उनका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये इजी स्टार्ट है, ठीक है, उनको डेवलपमेंट नहीं करनी है, डेवलपमेंट मिली नहीं, तो हम्म उन्होंने क्यूए ज्वाइन कर लिया। और वो एक तरीके से इसको बहुत लो प्रोफाइल काइंड ऑफ, क्योंकि एक होता है ना मैनुअल वाला माइंडसेट कि हाँ भाई कोडिंग से बच जाएंगे, ठीक है। हम्म बट हम्म आपने जो बताया और जो मुझे भी फ्यूचर लगता है वहां पे, तो विदाउट कोडिंग या विदाउट इतना डीप नॉलेज के आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। राइट, तो ये एक जो मिसकंसेप्शन है जो मुझे लगता है कि जब हायरिंग होती है स्पेशली, चाहे वो कॉलेजेस में हो चाहे वो कंपनीज में हो, वहां पे शायद इतना डीप एक ओवरव्यू क्यूए का देना चाहिए। क्योंकि ये एक मिसिंग फैक्टर मुझे दिखता है मोस्टली। इसी वजह से शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हमें कितना इंपॉर्टेंस है ये कोडिंग को लेके या टेक स्टैक को समझने को लेके। सबको ये लगता है कि मैनुअल कॉन्सेप्ट्स हम अगर पढ़ लेते हैं, एक बार हम इन हो जाते हैं, तो आईटी जॉब में इजिली मूव कर जाते हैं। बट आगे सर्वाइव कैसे करना है, लाइक 15 ईयर्स 20 ईयर्स सिर्फ मैनुअल या फंक्शनल के बेस पे तो सर्वाइव करना, आई थिंक आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। राइट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, अगर मैं सीधा फ्रेशर्स लेवल पे आए कि फ्रेशर्स को देखिए, उस टाइम पे तो माइंडसेट ये रहता है कि वो जॉब मिल जाए, हाँ। है ना, कि जॉब मिल जाए, कि कुछ कुछ इनकम चालू हो जाए, और जो हमने इतना इतना साल पढ़ाई में निकाले हैं, तो हाँ, उसका कुछ रिटर्न कुछ चालू हो, रिटर्न आए। है ना, ताकि हमारा करियर स्टार्ट हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो थॉट प्रोसेस होता है लोगों का, अगर मान लीजिए, अगर ये थॉट प्रोसेस है कि एक इजी एंट्री मिल जाए थ्रू QA इनटू द IT फील्ड, तो वो बुरा नहीं है ना, तो वो गलत नहीं है। तो अगर ऐसा भी माइंडसेट है आपको कि यार मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे एक एंट्री चाहिए, और उनको पता लगता है कि यार बीइंग अ QA यू कैन गेट दैट एंट्री, तो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर QA ही रह सकते हैं।
हाँ अगर हाँ। आपने पोटेंशियल है तो आप क्यूए से डेफ में भी स्विच कर सकते हैं। राइट। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने देखे हैं अपनी अपनी लाइफ में, कि किसी बंदे ने मैनुअल की जॉब मिलके वो फुल स्टैक डेवलपर का रोल प्ले कर रहा है। राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी चॉइस क्या आगे है? तक पहुंच सकते हैं। आपकी चॉइस राइट। क्या है? क्योंकि अगर राइट। आप माइंडसेट लेके बैठे हो, आपने एक कंफर्ट जोन बना लिया है कि मुझे कोडिंग या टेक स्टैक में या टेक्निकल हाँ पार्ट में घुसना ही नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं अभी बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि मैनुअल या फंक्शनल पार्ट पे इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में है कि वो इस साइड में आने में ही उन्हें बहुत डर लगता है। अगर अरे, उनसे कोई, डर भी लगता है और वो दूसरों को भी नहीं आने देना चाहते। राइट, ऐसी कोई अगर अपॉर्चुनिटी भी कहीं आ रही होती है तो वो उसे डिक्लाइन कर देते हैं। आप विद इन कंपनी इस चीजों को शायद आप मैनेज कर पाओ, बट आउटसाइड कंपनी अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कि आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ फंक्शनल क्यूए बन के आपने स्टार्ट किया, इट्स फाइन, बट आप आगे भी ग्रो करो, इसके लिए आपको थोड़ा सा तो आई थिंक सोचने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। और मेरा इस पे मैं इस पे एक चीज एक और बोलूंगा कि हो क्या रहा है ना, कि जैसे जो 10-15 साल के बीच के रेंज में लोग हैं, राइट, हाँ जी। और उन्होंने अभी तक नहीं सीखा है। हाँ। अब होता क्या है कि उन्हें पता है कि यार इंडस्ट्री कैसे काम करे, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर ज्यादा होगा हाँ। इन्फॉर्मेशन का, विद राइट। इन दी कंपनी ऑल्सो आउटसाइड दी कंपनी, क्योंकि उनके जो कलीग्स रह चुके होंगे वो अच्छी कंपनीज में बैठे होंगे या कहीं और बैठे होंगे, राइट। तो उनको वो इनपुट आता रहता है कि अच्छा इंडस्ट्री में ये चल रहा है, हमारे यहाँ ये हुआ या फिर ये हुआ। फ्रेशर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, बट हाँ। लेकिन उसका तो पर्सपेक्टिव अलग ही है और उस पर थोड़ा रिस्क भी कम है, क्योंकि आपने सिर्फ स्टार्ट किया है तो आपकी सैलरी भी उतनी ही होगी। ऐसा राइट। नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा पैकेज मिल गया होगा। हाँ। तो अगेन आप एक रिस्क जोन में नहीं आते, पर लेकिन वो बंदा आता है 2-10 साल में। अब राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर ऐसे लोग मतलब अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, अब वो क्या करेंगे। मतलब मेरे को तो बहुत कभी कभार लगता है कि लिंक्डइन पे अगर आप मैं कुछ कहता हूँ कि जैसे मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ हाँ। तो ऑटोमेशन को लेके, देखिए मैं कभी नहीं कहता कि मैनुअल टेस्टिंग की कोई वैल्यू नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। और ऐसा ऐसा कहना ही गलत है कि मैनुअल टेस्टिंग की वैल्यू नहीं है और ये जाने वाली है। हम्म। मैनुअल टेस्टिंग, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं बोलता हूँ कि भाई कोई बंदा क्वालिटी एनालिस्ट है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो ये कह रहा है कि मुझे टेस्टिंग प्रोसेस आते हैं, मुझे समझ में आता है टेस्टिंग कैसे होती है। ठीक है। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आती है और आप कह रहे हो कि मैं सीधा ऑटोमेशन में उतरूंगा, तो आप गलत कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि पहले आपको ये समझना चाहिए कि टेस्टिंग का मतलब क्या है। आपको यही नहीं पता और आप कह रहे हो मैं ऑटोमेशन करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनती। है राइट। ना, तो ताकि आप उसका पेन समझ सको कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो ऑटोमेशन के थ्रू। है ना, करेक्ट। तो आपको थोड़ा बहुत वो हैंड्स ऑन होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है वो बहुत गलत रहता है हर किसी के लिए। बट राइट। हैविंग सेड दैट, होता क्या है, 10 साल के एक्सपीरियंस, 15 साल के एक्सपीरियंस, या फिर जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वो हम्म। क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं ये सिचुएशन ऐसी ही रहे प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहीं पे उनका कंट्रोल वहीं तक ही है। राइट। राइट। प्रोजेक्ट के बाहर उनका कंट्रोल नहीं है, दूसरी कंपनीज पे कंट्रोल नहीं है, इंडस्ट्री पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन राइट। जिस प्रोजेक्ट में वो बैठे हुए हैं या पैर जमा रखे हैं, वहां पे उनका कंट्रोल है। तो राइट। वहां वो क्या कोशिश करते हैं, वहां कोशिश करते हैं कि या तो मैं भी सीखूं, या तो मुझे कोई बैठ के कोई हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाए, राइट, नहीं तो मैं किसी को भी ऊपर नहीं आने दूंगा। या फिर कोई कहेगा कि यार ऑटोमेशन अप्लाई कर देते हैं, अब मुझे तो आती नहीं है, मैं सीखूंगा भी नहीं। मैं सीखूंगा भी नहीं, मैं किसी और को भी अपॉर्चुनिटी लेने नहीं दूंगा। राइट। तो पहली बात तो ऐसे लोगों की माइंडसेट से बचना चाहिए। है ना, जितना जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए कि हाँ। यार, क्योंकि ये एक बहुत रिग्रेसिव, मतलब बहुत पुरानी तकियाने की सोच मैं मानता हूँ ये, इस हिसाब से होना नहीं चाहिए। आप सोचो कि मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ तो दूसरा भी ना ग्रो करे, ये बहुत ही बेकार बात है इंडस्ट्री में। और जो लोगों को ऐसा रियलाइज होता है ना कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो उससे तो भाई बहुत दूर रहना चाहिए, जितना दूर रहो उतना बढ़िया। करना ठीक। पड़ेगा। अब होता क्या है कि लिंक्डइन पे भी ये दिक्कत है। हम्म। अगर आप ये स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑटोमेशन सीखनी चाहिए, लोग आते हैं सीधा पूछने के लिए क्यों, मैनुअल टेस्टिंग जा रही है कहीं। मैंने कहा भाई मैनुअल टेस्टिंग कहीं नहीं जा रही है, मैनुअल टेस्टिंग आज भी वही है, कल भी वही है। ये तो राइट। डिबेट बहुत चलता रहता है। मतलब मैं अभी सरप्राइज हूँ कि आज के टाइम पे जहाँ एआई आ चुका है, वहां पे अभी मैनुअल और ऑटोमेशन का अभी भी डिबेट चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको ये समझना चाहिए कि टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट। इनको तो ये इनको सेल्फ रियलाइज हो रहा है, हाँ। बट लेकिन ये पब्लिक क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। है ना, तो राइट। पब्लिक सारा एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया तो उनका गेम पूरा खुल जाएगा हाँ हाँ। कि यार इनका पूरा गेम खुल जाएगा, यार ये तो बात ही खत्म हो गई। मतलब कल दोबारा अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कल क्या कहूंगा। सही है ना, है। तो दिक्कत वो है। पर लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें काफी लोगों का नुकसान इस बात पे हो रहा है कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं या जो इनको मेंटर्स मानते हैं, राइट, राइट। उनके राइट। पास गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है एग्री। कि यार ये तो सिर्फ ये बोलते हैं कि इसी की जरूरत है, तो ऑटोमेशन में क्या करें। जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ लिंक्डइन पे, अगर मैंने कोई आर्टिकल लिख दिया तो सीधा नीचे आता है, जैसे मैंने एक बार समझाया था कि एसडीएट को क्या करना चाहिए, तो मेरे पास सीधा उसमें कमेंट आया
यार ये सब सारी चीजें, इसमें सारी एसडीई की बात लिखी हुई है, टेस्टिंग की बात कहाँ है, इसमें टी कहाँ है? मैंने कहा यार एक चीज बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का ट्रांजिशन करना है इससे उससे, राइट, तो क्या उस बंदे को टेस्टिंग नहीं आती होगी? या ऐसा है कि अगर वो सब सीख लेगा तो टेस्टिंग भूल जाएगा? Right. राइट। और टेस्टिंग एक माइंडसेट है, राइट, एक माइंडसेट है जो आपके पास डेवलप हो जाना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, राइट। या फिर अगर नहीं है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तो उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। पर लेकिन ये यही कहना गलत है कि यार आप सीख क्यों रहे हो, हाँ, आपको सीखने क्या से जरूरत कुछ पड़ नहीं रही है? आता। ये तो बहुत ही बेकार बात है। मतलब अब मुझसे को लोग कहते हैं यार डिजाइन पैटर्न्स क्यों सीखने हैं, मैं हम्म, कहता हूँ क्यों नहीं सीखने हैं। अगर मान लो आप आज अप्लाई नहीं कर रहे हो, कल आप कहीं एक बेटर प्रोजेक्ट में जाओगे, वहां आपसे बेटर लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको वहां सीखना पड़ेगा तो राइट, वहां जरूरत पड़ेगी आपको, राइट राइट राइट। राइट। यही इंडस्ट्री, राइट, कीप ऑन इवॉल्विंग, ये इवॉल्व कर रही है। आप रियलाइज करो मत करो, ये इवॉल्व कर रही है, और बहुत वही। जल्दी ऐसा होगा कि जो इसके साथ इवॉल्व नहीं कर रहा है वो बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई बाहर निकल। नहीं, और वैसे भी इंडस्ट्री किसी एक की नहीं है, राइट, हम सब मिलके इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। और जब ग्रो कर रही है इंडस्ट्री तो हम भी ग्रो कर रहे हैं, और चेंज हो रही है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा उसके साथ, बिल्कुल ठीक राइट। बात है, और बिल्कुल ठीक यहाँ बात पे लिंक्डइन की बात आपने करी तो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और मेंटोर्स, जैसी आपने बात करी कि बहुत सारे है। मेंटोर्स हैं जिन्हें बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा चैलेंज होता है कि किसको फॉलो करें किसको ना करें। आप कैसे इस चीज को डिफाइन करते हैं कि अगर आपको किसी का कंटेंट कंज्यूम करना हो, लाइक आपकी वन एटी से डॉक्टर का आपने जो भी एक लर्निंग कर्व लिया, तो आपने किसी को फॉलो किया होगा, किसी का कंटेंट फॉलो किया, राइट, या आप भी किसी को मेंटोर मानते होंगे, राइट, तो क्या आपके क्राइटेरियाज होते हैं, क्या ट्रेड्स होनी चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि ऐसे आजकल लिंक्डइन में सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है मेंटोर्स ज्यादा हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भर के हैं, मतलब एक नॉर्मल आदमी तो है ही नहीं, ऐसा लगता है हर कोई मेंटोर है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक चीज आ गई है लिंक्डइन में, तो आपका क्या थॉट रहता है इस पे? नहीं इस बात से मैं एक बात बोलूंगा कि जो ज्ञान देने की स्पीड है ना, हाँ मतलब जो लोगों में है आजकल, हाँ कि बिना करे ज्ञान देने की, हाँ। वो बहुत मतलब काबिले तारीफ है। मतलब वो देख के बहुत सही लगता है कि यार ये बंदा इतनी ज्ञान बता रहा है हम्म, और इसने कितना काम किया है, कितना। राइट। देखिए मेरा मेरा सिंपल फंडा है, मैं ये देखता हूँ कि बंदे का इंटेंशन क्या है, कुछ बताने का या कुछ करने का। और वो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग जाता है कि बंदा किस पर्सपेक्टिव से बता रहा है, या ये क्या कह रहा है। और वो आपका थोड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आपको पता लगता है। लेकिन आप वो किस तरह से ढूंढ सकते हो, आप पैटर्न्स ढूंढो कि क्या बंदा क्या शेयर कर रहा है, राइट। क्या वो जो बात कर रहा है, क्या आप उससे आप उसको फील कर पा रहे हो? जैसे मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ रूट्स पे, कि भाई कि आपके रूट्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। और मेरी जितनी मैं पोस्ट लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसमें वो बेसिक चीजें बताने की, कि यार आपको ये इस लेवल पे काम करना है। अब होता क्या है, काफी लोग क्या करते हैं, वही घिसे पिटे 50 क्वेश्चन जो, मतलब जी है यार हमारे, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है भाई, रिपीटेटिव चीज है। इसमें डिफरेंस क्या है, वो उठा के वहां चिपका दो और फिर कह दो कि भाई अच्छा ये है, और इसी को शेयर करते रहो। अब दिक्कत क्या होती है कि जो फॉलोअर्स हैं, राइट, वो बेचारे, मतलब वो भी सीख रहे हैं, उनको नहीं पता कि मुझे कितना आना चाहिए, बिल्कुल। उनको भी नहीं पता, राइट। वो भी सीख रहे हैं कि मुझे कितना पता होना चाहिए, उन्हें यही नहीं पता अभी। अब होता क्या है, क्योंकि ये इतने सारे लोग अवेलेबल हैं लिंक्डइन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और वो कुछ भी ज्ञान दिए जा रहे हैं, और लोग सोचते हैं यार इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। पर राइट। लेकिन वो थोड़ा बहुत तो फिल्टर करना पड़ेगा आपको। सिर्फ एक आप क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से क्या आप अप्रोच ले सकते हो, आप एक को मत फॉलो करो, ओके। राइट। आप एक को मत फॉलो करो, आप अपने कुछ पेंटर्स ढूंढो कि अच्छा ये 4-5 मेंटर्स हैं हम्म जो कुछ इंडस्ट्री में कर रहे हैं, राइट। या फिर जिनसे आप कुछ रोल मॉडल बना सकते हो सीखने के लिए। तो आप 500 को फॉलो करो, हम्म, आप कंटिन्यूअसली ट्रैक करो कि बंदा किस तरह की बात कर रहा है, राइट, किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह का कंटेंट दे रहा है आपको समझाने के लिए, राइट। तो जैसे ही आप उसको थोड़ा बहुत फॉलो करोगे, 5-6 दिन या एक महीना, राइट, आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बंदा तो सिर्फ घिसी पिटी बात ही कर रहा है, जो आपको गूगल पे मिल जाती है या फिर आपने कहीं देखी होगी, या जो आपको पहले से पता है, और वही को घुमा घुमा के रोज एक नई पोस्ट डाल रहे हैं और बता रहे हैं, राइट। दूसरा क्या होता है कि आप देखते हो कि यार एक लीनियर प्रोग्रेशन चल रहा है और एक इंक्रीमेंटल चल रहा है, राइट। कि एक तो कंसिस्टेंटली है, और एक इंक्रीमेंटल है, कि रोज कुछ बेस ऑन ऐड हो रहा है, राइट, चीजों को लेके। और आपको कुछ नई नई चीजें समझाने को मिल रही हैं। आपको सिर्फ यही नहीं मिल रहा कि यार टेस्ट इंजन कैसे काम करता है इसके अंदर, अच्छा अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो कैसे होगी, या आप एक्सेल कैसे कैसे रन करोगे, राइट। और सिर्फ बता रहा है, मतलब हाँ कि ये होता है। देखिए लिंक्डइन में लिमिटेशन होती है वर्ड्स की, कि आप क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है कि हर चीज पॉसिबल रहती है, राइट। राइट। इसी वजह से मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को वीडियो के थ्रू बताने की, ताकि लोग सिर्फ लिंक्डइन पे ना रहें, वो उससे भी सीखें
क्योंकि मैं भी, मेरे पास भी एक लिमिटेशन है कि मैं चीजें कितनी वर्ड्स में बता सकता हूँ। मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ लिंक्डइन की 1000 वर्ड्स की लिमिटेशन में। राइट, तो मैंने एक नया मैंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया हुआ यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं वीडियोस को अवेलेबल करता हूँ। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। तो आपको ये सब देखना चाहिए कि कौन क्या अवेलेबल करा रहा है, और कौन कितना डेप्थ में पढ़ा रहा है, कितने रूट लेवल से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत डिफरेंशिएट फैक्टर रहता है मेरे लिए, कि मेरे लिए कौन मेंटर्स है या मैं किनको फॉलो करता हूँ। देखिए, मैं हर एक उस इंसान को फॉलो करता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल चीज हो। मुझे अगर थोड़ा सा बिहेवियर भी सीखने को मिलेगा तो मैं उस बंदे को फॉलो करता हूँ। मैं उस बंदे की बात सुनूंगा और समझूंगा भाई उसने ये बात किस तो किस कही। तरीके से कही, किस ओके। तरीके से कही। राइट, और मैं अगर मैं सोचूंगा कि यार ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मुझे नहीं पता था ये बात इस तरीके से भी कहता, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं कुछ और कह रहा होता। राइट। लेकिन जिस तरह इसने कही तो मुझे लगता है शायद ये सीखने की जरूरत है कि ये बात इस तरीके से भी कही जा सकती थी। सही जा सकता। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें जो अगर आप किसी में आप ऑब्जर्व करते हैं, राइट, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बैठ के सिखाए या आपको कोई बिल्कुल हैंड होल्डिंग कराए। राइट, लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना चालू करोगे, आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हो। और मेरे लिए जो टेक्निकल साइड पे होते हैं, मेरे एक मैनेजर थे, प्रणव सोनी, जो मेरी पहली जॉब में थे। हम्म। वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मैनुअल की जॉब मिली थी। हाँ जी। तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो वो हमेशा मुझे कहते थे, नहीं जैसे उन्हें जो मुझे देखते थे कि मैंने मैनुअल पे काम करा, तो मुझे कहते थे कि सिर्फ मैनुअल पे मत रहो, हम्म। चीजें और देखो। राइट, कि तुम्हें और कुछ सीखनी चाहिए। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, वो अपॉर्चुनिटीज भी देते थे कि ये काम करो। राइट, पर लेकिन वो कहते थे मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, तो मैंने वहां से बहुत, मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ कि अच्छा यार, ये चीजें ऐसे काम करती हैं, या फिर हमें सिर्फ वहीं नहीं रुके रहना चाहिए, पानी एक जगह नहीं रुकना चाहिए, बहते रहना राइट। चाहिए। है ना, बहते रहना चाहिए तो सड़ जाएगा। तो राइट। वो वाली चीजें रखनी चाहिए आपको, और आपको इंक्रीमेंटल रहना चाहिए। तो एक तो मेरे बहुत इंस्पिरेशन वो थे, लेकिन उनके साथ 2-3 साल काम किया। लेकिन उसके बाद फिर जब आगे मूव हुआ तो मैं सिर्फ डेवलपर्स को देखता हूँ या ऐसे टेस्टर्स को देखता हूँ जिन्होंने अच्छा काम किया है। अपनी जर्नी की 13 साल की जर्नी में मेरे को ऐसे कुछ अच्छे डेवलपर्स मिले जिनसे मुझे सीखने को बहुत मिला। मतलब मुझे अगर जैसे डेवऑप्स का था, मैंने AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का कोर्स किया था। सर्टिफिकेशन में सर्टिफाइड हूँ AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में। तो मेरे प्रोजेक्ट में AWS यूज था। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि यार, कि क्योंकि वहाँ पे जो बंदे थे वो पूरा डेवऑप्स देखते थे AWS के थ्रू। तो मैंने उनसे एक्सेस लिया, मैंने चीज़ें समझी, और जो मुझे डाउट थे मैं उनके पास चला जाता था पूछने के लिए। राइट, तो ऐसे लोग मेरे लिए बहुत मुझे बहुत मतलब मुझे लगता वैल्यूएबल। है मेंटर का काम करते थे, कि मेरे को मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। राइट, और ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से रहता है। आई मीन मेंटोर्स की बात हमने करी, आप भी खुद एक मेंटोर है राइट। आप ये जो अपना बूट कैंप चला रहे हो और जी। बहुत सारा आप ये नॉलेज आप शेयर करते हो यूट्यूब के थ्रू राइट। तो कभी ऐसा कोई चैलेंज आया कि आपका कोई जो मेंटी हो जिसको आप पढ़ा रहे हो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा हो, तो उसको आपने किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सपोज आप 10 लोगों को पढ़ा रहे हो तो 10 के 10 को एक बार में वो चीजें समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं राइट। कुछ ऐसा हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होगा जो आप समझा रहे हो बट वो समझ नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या अप्रोच रहती है? क्योंकि आप ऑलरेडी इतना बड़ा एक बूट कैंप जो चला तो डेफिनेटली उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों का माइंडसेट होगा और जी। लर्निंग का कर्व भी होगा डेफिनेटली। तो वहाँ क्या चैलेंज होता है और कैसे आप रिजॉल्व करते हो इस चीज़ को? देखिए, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि मैंने कहा, हम्म। कोई बंदा अगर आज स्टार्ट कर रहा है, उसका माइंडसेट कुछ है, तो वो जरूरी नहीं है कि वही माइंडसेट आपका अक्रॉस द बूट कैंप रहे या पूरे उसमें रहे। तो पहली बात तो मुझे रियलाइज होती है ये। दूसरी बात, ये सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास एक कमिटमेंट है अपने जॉब के लिए भी और पर्सनल फ्रंट पे भी। ये राइट। एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो एक दूसरा फैक्टर ये है। तो आई इट कैन नॉट बी अ स्कूल, इट कैन नॉट बी अ कॉलेज कि मैं बैठ के डंडा लेके बैठूं कि हाँ आपको करना है। बट लेकिन मैं अपने एंड पे क्या कर सकता हूँ? मैं अपने एंड पे ये कर सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, राइट, वो मैं सिर्फ वर्बली नहीं बोल रहा हूँ। मैं वर्बली नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको एक प्रैक्टिकली एक बोर्ड पे समझा रहा हूँ। राइट, आपको एक हाई लेवल पिक्चर हर चीज की आनी चाहिए कि अच्छा, अगर मैं समझा रहा हूँ कि जावा में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, लोगों को नहीं पता होता। लोग क्या सोचते हैं कि यार जावा, और मतलब आपने क्लास बनाई और वो मतलब उसी को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, उसी को क्लास बोल रहे हैं। पहली बात तो ये डिफरेंस नहीं पता। तो अगेन मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके रूट लेवल पे काम होना चाहिए कि अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है, क्या? क्लास क्या है। राइट, अच्छा, अगर आपने न्यू करा तो क्लास का क्या मतलब होता है, आपकी हीप मेमोरी में जावा के केस में अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका क्या मतलब है, आपने न्यू क्लास किया तो वो क्या ऑब्जेक्ट बना, कहाँ बना। राइट, कहाँ बना वो मेमोरी में। राइट, उसको कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, कैसे वो शेयर हो रहा है। राइट, देखिए अगेन, सिर्फ फंडा मेरा बहुत सिंपल है।
अगर आपने बेसिक्स पे काम कर लिया और आपने प्रैक्टिक पहले तो आपने इसको समझ लिया कि अच्छा ऐसा हो रहा है, और फिर आपने प्रैक्टिकली उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया कि देखो ये ऐसे ही हो रहा है, तो आपकी वो लर्निंग यहाँ छप जाएगी कि हाँ भाई यहाँ बैठ गई है ये। अब हम्म। मुझे कोई भी समझाएगा तो कोई भी बात करेगा तो मेरे बिल्कुल बैक ऑफ द हेड आएगी। अगर नहीं भी आएगी तो बहुत क्विक रिवीजन होगा और मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलूंगा। ठीक है। तो तीनों चीज मैं अप्लाई करता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं उसको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, मतलब डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, वी यूज इट, तो मैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट, आई नेवर शाई अवे, मैं बिल्कुल, लेजीनेस होता है ना कि यार कि मैं भी जॉब से आया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ के, बिल्कुल। तो टायर्डनेस वो वाली बात कभी नहीं रहती है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फोकस से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है कि लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और वो पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं उनको लेट डाउन नहीं कर सकता। मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जो कंटेंट मेरे से थ्रू जा रहा है हम्म। वो एक क्वालिटी कंटेंट है, राइट, वो इन डेप्थ कवर्ड कंटेंट है और वो रूट से कवर्ड है। करेक्ट। तो मैं इन तीनों पैरामीटर्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, चाहे मैं वो टॉपिक ना पढ़ाऊँ। अगर मुझे लगता है कि मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हम्म। सीधा वो या तो क्लास कैंसिल कर दूंगा या फिर मैं कुछ और टॉपिक पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके, सिर्फ टाइम पास करके नहीं करना चाहता कभी कुछ। तो मेरा तो अप्रोच यही रहती है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप इन तीन लेवल पे जरूर काम करो। शो देम द थ्योरी पार्ट, शो देम ऑन द बोर्ड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट, प्रैक्टिकली, ताकि वो समझे कि चीजें मूव कैसे कर रही हैं। तीसरा, आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाओ। राइट। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। और उनके जो, और चौथी चीज, अगर आपका कोई यूज केस है जो आप अप्लाई करके दिखा सकते हो हम्म। उनके एरिया में, तो उससे और चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी कि अच्छा हाँ ये इंप्लीमेंटेशन भी होती है और हमारे एरिया में ही होती है। राइट। राइट। तो राइट। जहां जहां मैं अप्लाई करता हूँ मैं वहां जरूर करके दिखाता हूँ, तो इस तरह से लर्निंग रहती है। किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, सब में ऐसी रहता मोर ओवर प्रैक्टिकल नॉलेज पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, नॉट ओनली थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो ठीक है, लेकिन वो है। कॉन्सेप्ट कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, उन चीज़ों पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है। राइट राइट राइट। फाइन फाइन अखिल, इसके अलावा अगर कोई इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहता है या इनको एक्सेस करना चाहता है किसी भी मीडियम के थ्रू, अगर हम्म। उन वीडियोस को ही, बिकॉज मे बी ये जो आपका बूट कैम्प है ऑलरेडी रनिंग है तो इट इज जी। नॉट पॉसिबल टू ऐड न्यू कैंडिडेट्स, बट अगर किसी को एक्सेस करना है कंटेंट तो उसका क्या मोड रहेगा? ओके, देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं मैं क्या क्या, मतलब मैं कहाँ कहाँ अवेलेबल हूँ और मैं क्या क्या ओके। पढ़ाता हूँ, राइट। हाँ। इम्पोर्टेंट। पहली बात, प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, तो अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो आई एम श्योर दे वुड बी नोइंग कि मैं किस तरह का कंटेंट या पोस्ट हाँ। वहाँ लिखता हूँ, राइट। राइट। तो एक तो वो एक मीडियम होता है सीखने का, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। राइट। कि अगर मैं ये सिखा रहा हूँ कि फ्रेमवर्क डिजाइन में या फ्रेमवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो आई राइट। एम डिटेलिंग इट आउट, राइट, ताकि आपको कुछ सेंस मिले। करेक्ट। कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ सेंस मिलेगी, अच्छा आइडिया ये मिल चीजें जाए। ऐसी होती हैं। हाँ। एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये भी होता है, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या फिर किस तरह सोचना चाहिए। एक तो ये काम हो गया, राइट। दूसरा, क्योंकि लिंक्डइन पे मेरी लिमिटेशन है, मैं सिर्फ, आप हर रोज, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पोस्ट लिख सको डिटेल करेक्ट। समझाने के लिए, राइट। तो एक, क्योंकि वो एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, आपको रोज बैठना पड़ेगा, आपको राइट। रोज सोचना पड़ेगा। मैं, ऐसा नहीं होता कि मैं अपना जनरेटिव एआई से मैंने वहां टैग लिखा हाँ, और ये मुझे एक पोस्ट ये निकली, बहुत बहुत मैंने वहां आजकल चल चिपका रहा है। मैंने हाँ। वहां चिपका दी। मैं आज तक तो मैंने किया नहीं है, हाँ। तो मुझे लगता भी नहीं उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है, मेरे को अपना कॉन्टेक्ट पता चल एक्सपीरियंस, जाता है। है ना, तो वो काम नहीं करता, तो क्योंकि वो नहीं करते तो मैं, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है हम्म। लिंक्डइन पे। और उसके और भी रीजन है, क्योंकि मैं बहुत जगह और भी इन्वॉल्व हूँ। तो ओके। एक तो लिंक्डइन हो गया, दूसरा मेरा यूट्यूब है, आई हैव स्टार्टेड 2 यूट्यूब चैनल्स। मेरा ओके। एक यूट्यूब चैनल है नमस्ते टेस्ट, ओके। @नमस्ते टेस्ट, जो मेरा अभी प्राइमरी चैनल है जिसपे मैं सब कुछ कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ। मेरे ओके। पास एक अपना एक और चैनल है पॉडटेस्ट के नाम से, @पॉडटेस्ट, जिसपे मेरी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उसको थोड़ा कम कर रहा हूँ और मैं सारा कंटेंट दूसरे चैनल पे लेके आ रहा हूँ, ताकि लोग वहाँ पे देख सकें। एक तो यूट्यूब की प्रेजेंस है और इसकी प्रेजेंस है। इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव बीन रनिंग बूट कैंप्स ऑफ 3 मंथ्स, जिसमें वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं। एंड मैंने गीक्स फॉर गीक्स के लिए 4 बूट कैंप्स रन किए हैं, राइट, इन लास्ट 1 ईयर। मैंने उनके लिए, बल्कि नॉट लास्ट ईयर, आई मीन इन द स्पैन ऑफ 7 मंथ्स मैंने 4 बूट कैंप रन किए। वो इतना सक्सेसफुल था कि मैंने एक दिन में मैंने कम से कम 3 पैरेलल बूट कैंप्स रन कर रहा था। ओके। तो इतनी डिमांड थी उस बूट कैंप की, बिकॉज ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिस विच आई वाज फॉलोइंग। तो, और लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास भी एक टाइम फ्रेम है, मैं उसको ब्रीच नहीं करता, मेरे पास 24 घंटे ही है। राइट। तो, राइट, तो एक तो गिग्स और गिग्स पे मैंने पढ़ाया हुआ है, 4 बैचेस निकाले हुए हैं। लेकिन वो लाइव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें हम पूरा, जो भी, अगर आपको एक फ्रेमवर्क डिजाइन क्रिएट करना है, राइट, तो हम अलग अलग टॉपिक कवर करते हैं, जावा, सेलेनियम एंड ऑल। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है इन तरह के बूट कैंप्स में, क्योंकि आपके पास एक टाइम की लिमिटेशन है।
ओके। मुझे सिर्फ 12 वीक्स पढ़ाना है। हर वीक में 2 क्लास होंगी, सैटरडे संडे में। और हर रोज 3 घंटे ही पढ़ाओगे आप, राइट? तो आप समझिए मुझे, और मुझे पढ़ाना क्या क्या है: जावा, सिलेनियम, टेस्टंजी, मेवन, फ्रेमवर्क डिजाइन, गिट, बहुत कुछ है। जेंकिन, राइट? तो 6-7 टॉपिक हैं। हम्म। अगर मैं डिवाइड भी करूं तो आप समझिए कि हर एक टॉपिक को सिर्फ 2 हफ्ते मिले। दो तो हफ्ते मिले और हर 2 हफ्ते पे अगर 4 क्लासेस हुई और 3 घंटे की हुई तो 10-12 घंटे का कंटेंट बना बस। राइट। 10-12 घंटे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, हम्म। सामने वाला क्वेश्चन भी पूछेगा, मुझे समझाना भी पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि 5-5 जैसे उड़ेवी पे कोर्स मिलते हैं कि आपने उठाया और आपने 12 घंटे में बहुत कवर हो जाता है, लेकिन वहाँ ऑडियंस नहीं होती है, वहाँ आप अपने आप समझा रहे होते हो, तो वहाँ तो शुड भी कवर हो जाए। लेकिन लाइव क्लासेस में वो पॉसिबल नहीं होता। और एक ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट लगा मुझे कि कि मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं जितना मुझे और बता सकता था मैं वो बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक विंडो है, मुझे उसमें चीजें खत्म करनी है, राइट? तो एक ये लिमिटेशन थी। मैंने एक और बूट कैंप रन करता हूँ टेस्ट ट्राइब के साथ, जो अभी करंटली रनिंग है। दिस इज द सेकंड बैच जो मैं रन कर रहा हूँ, और ये इट इज अबाउट टू ओवर अगेन। इट इज वर्किंग ऑन सेम प्रिंसिपल कि 12 हफ्ते का है और यही सब सिखा रहा हूँ। तो मैंने गीक्स पे अभी आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ, बट आई हैव रन 4 बूट। और टेस्ट टाइप पे मेरा अभी ये सेकंड बैच है जो अभी चल रहा है। अब अगेन यहाँ पे भी यही दिक्कत है कि मैं टाइम इन डेप्थ कंस्ट्रेंट। नहीं जा सकता और सब कुछ नहीं कवर कर सकता, क्योंकि मेरे पास विंडो की लिमिट है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुई जब मैंने गीक्स पे देखा, तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और अगेन मेरी इंटेंशन ये है कि लोग बहुत स्किलफुल हो टेस्टिंग में, और हमारी कम्युनिटी थोड़ी अपस्किल करे और एक एक लेवल अपने लिए, एक एक अलग लेवल खड़ा करे अपने लिए, ताकि वो डेव के कंपैरिजन में खड़े हो सकें। समझ अब उसके लिए दिक्कत ये थी कि उसके लिए मैं ऐसा नहीं करता कि मैं सिर्फ वीकेंड पे बैठूं और गया। 3-3 घंटे की क्लास निकालूं। अगर मैं 12 महीने वो भी करूँ ना, तो कितनी तभी क्लास नहीं बनी? होगा। अभी 104 क्लास बनी बस, Right. 104 क्लास बनी बस, है ना? और 104 क्लास में अगेन सैटरडे संडे ही मिलता है हम सबके पास भी, जहाँ पे भी मैं कुछ Right. अपने फैमिली की कमिटमेंट भी पूरी कर सकता हूँ, राइट? तो Right. मैं हर एक सैटरडे संडे अवेलेबल में नहीं रह सकता। बट तो मुझे वो मॉड्यूल ठीक नहीं लगा कि मुझे वीकेंड पे कुछ बूट कैम्प स्टार्ट करना चाहिए जिसपे मैं अपने एंड पे करूँ। तो तो पहली बात तो मेरी लिमिटेशन गीक्स और इन सब पे ये थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जो जो मैं रन करता हूँ podtest.in के नाम से। मेरी एक वेबसाइट है podtest.in। तो मैंने स्टार्ट किया, राइट? अब इसके थ्रू मैंने क्या किया, इस वेबसाइट के थ्रू आई स्टार्टेड सेइंग दैट दैट कम एंड लर्न फुल स्टैक एसडेट फ्रॉम मी, राइट? अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये लास्ट ईयर दिसंबर में फ्लोट किया था मैसेज कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो हु एवर इज इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन। अब जेन्युइन क्वेश्चन ये बनता है कि यार तुम कहते हो रहे कवर क्या करोगे? Right. अब Right. मैं कवर क्या कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। फुल स्टैक एसडेट में किसको बोल रहा हूँ, राइट? अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है पहले ये समझते हैं। ये 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 3 हफ्ते का, ये 3 महीने का प्रोग्राम नहीं है। Okay. ये वीकेंड का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। ये एक 12 मंथ्स का प्रोग्राम है। इट्स अ 12 मंथ्स प्रोग्राम जिसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव क्लासेस ऑन अ डेली बेसिस। Okay. मैं रोज मंडे टू फ्राइडे वी आर हैविंग अ 2 आवर क्लास इन द इवनिंग एंड 1 आवर क्लास इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 डिफरेंट टाइम जोन। आई मीन मतलब हो क्या रहा है कि वी आर हम इवनिंग में भी ले रहे हैं और मॉर्निंग में भी ले रहे हैं। अब इवनिंग में क्या मॉर्निंग में क्या है वो भी समझाता हूँ, लेकिन टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स क्या क्या है? हमने गिटहब, जावा, सिलेनियम, मेवन, टेस्ट एनजी, एल्योर, कुकुम्बर, फ्रेमवर्क डिजाइन, राइट? इसके अलावा अभी जो हम कर रहे हैं वी आर लर्निंग AWS, डॉकर, नॉट क्यूबरनेट्स, AWS, डॉकर, जेंकिंस एंड लाइनक्स। इसके अगर आप ये सब टूल देखोगे, राइट, इन सबको सीख के आप क्या कर सकते हो? आप वेब ऑटोमेशन कर सकते हो। इन सब टूल्स को सीख के आप वेब ऑटोमेशन कर सकते हो, लेकिन एक बहुत अच्छा वेब ऑटोमेशन आप खड़ा कर सकते हो इसके बाद, अगर आपने ये सब सीखा है, राइट? और ये सिर्फ कवर करने के लिए मैंने 6 महीने लगाए हैं, 6 मंथ्स। आई स्पेंड 6 मंथ्स। आई एम स्पेंडिंग थ्री मैंने आवर्स बात की। डेली आई एम स्पेंडिंग 3 आवर्स डेली फॉर लास्ट 6 मंथ्स, राइट? तो आप सोचिए कि 6 मंथ्स में 180 दिन हो गए, राइट? अगर एवरेज ले, हम्म। उसमें भी अगर आप सैटरडे संडे निकाल दीजिए तो कितने बचे आपके पास? आपके 8 दिन वो हो गए, राइट? 8 दिन, 8 8 इंटू 16 करेंगे तो 40-50 दिन आप निकाल दीजिए, तो 130 दिन का कंटेंट बैठ गया। 130 दिन में आप ये मानिए कि 130 दिन में 2 घंटे या 3 घंटे का कंटेंट मैं रोज दे रहा हूँ, तो कितने दिन हो गए? 130 पे इंटू 3 करिए आप, 390 घंटे। 390 घंटे का कंटेंट, और आप कंपेयर करिए 40-50 घंटे का कंटेंट, राइट? कितना बहुत डिफरेंस होगा? कितना बहुत। डिफरेंस होगा और कितना डेप्थ में होगा, डिटेलिंग राइट? बहुत। है ना? और इसके अंदर आप ये समझिए कि मैंने मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है अब, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा चैनल है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे किसी की जवाबदेही नहीं है कि मैंने कंटेंट कवर किया नहीं किया, राइट? हाँ। मैं मतलब मैंने कितनी जल्दी कवर किया।
हम्म। तो मेरे पास वो प्रेशर नहीं है कि मुझे ये इतनी जल्दी खत्म करना है। तो पहली बात तो मेरा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो गई इससे, कि Right. कि मैं बच्चों को जो क्वालिटी कंटेंट देना चाहता मैं वो दे पा रहा हूँ। दे पा राइट। रहे तो मैं दे पा रहा हूँ, मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करके उन्हें दिखा रहा हूँ। तो लाइव क्लासेस हैं ये। राइट। और लाइव क्लासेस में जब बच्चे आते हैं उनकी क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो करेक्ट। आपको, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे। राइट। तो वो इशू रहता है। अगर लेकिन क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ आता है तो मैं जरूर बता पाऊंगा, मुझे नहीं भी आता है तो मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि करेक्ट। अच्छा हाँ इन्होंने ऐसा पूछा है तो मैं सीखूंगा, लेकिन मैं उस क्वेश्चन से पीछे नहीं हटूंगा। राइट। तो वो माइंडसेट होना चाहिए, वो मेरे अंदर है। तो उससे चलते हैं। राइट। तो ये होता है। तो अभी मैंने ये सब किया है, अभी हमारा क्या पेंडिंग है? इसके बाद हम एपीआई लेयर पे काम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अगेन रेस्ट एश्योर्ड पढ़ेंगे, पोस्टमैन पढ़ेंगे। इसके बाद हम मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल पे हम एपीएम पे कवर करेंगे। लेकिन इस एपीएम में जो भी अदर टेक्नोलॉजी होती है वो पहले से कवर्ड हो चुकी है। जावा कवर्ड है। राइट। आपका टेस्टिंग कवर्ड है, मेवन कवर्ड है। राइट। हमें क्या सीखना है? एपीएम कैसे काम करता है, मोबाइल कैसे काम करता है। इसके बाद हम जाएंगे कि अगर आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। इसके बाद साइप्रेस उठाएंगे, फिर वेब प्ले राइट, फिर वेब ड्राइवर आईओ। इसके बाद हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग बचेगा जो हम कवर करेंगे। अब ये सब करते करते हमने ये रियलाइज किया यार ये सब तो हमारा टेस्टिंग के लिए तो सपोर्ट कर रहा है, हाँ। जो बंदा ये सब सीख लेगा। अगेन इट्स अ 12 मंथ प्रोग्राम, स्प्रेड अक्रॉस 12 मंथ्स, तो ये कवर हो रहा है। अभी हमने 6 महीने पूरे किए हैं, अभी 5 6 महीने पूरे करने वाले हैं, तो ये सब कवर होगा। अभी जो 6 महीने और बचे हुए हैं इनमें ये सब कवर करना है। ठीक है। पर लेकिन इसमें हमने ये रियलाइज किया कि यार ये टेस्टिंग में तो ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो जरूरी नहीं है ये सब पूछें, क्योंकि वहां तो एक रूटीन मैंडेट रूटीन है कि वो हाँ डीएसए हाँ। पूछेंगे, सब पूछेंगे। तो राइट। मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने एक अलग सेक्शन स्टार्ट किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी मैं क्लासेस मॉर्निंग में लेता हूँ। ओके। राइट। और मैं ये सारा कंटेंट जो मैंने आपको समझाया अभी, डिजाइन पैटर्न्स, डिजाइन सॉल्विंग हाँ। पैटर्न्स, डीएसए ऑल दैट, राइट, वो हम वहाँ कवर कर रहे हैं। राइट। तो ये पूरे सब कुछ एज अ क्लब अगर आप देखो, अगर आप इसको एक हाई लेवल बोर्ड पे ट्राई ड्रॉ करो, तो और अगेन जिसको अगर तो अगेन ये इन डेप्थ है, हम्म। एवरी टॉपिक इज कवर्ड। आप और ये ऐसा नहीं है कि साइलोज में है कि अच्छा मैंने एक कुकुम्बर पढ़ लिया, उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाया। नहीं, मैं जितना ये एक सीक्वेंस में है, ये कोलैबोरेटिव है। राइट। ऐसा नहीं है कि उडीमी पे आप गए, आपको 4 चीजें सीखनी है, आपने 4 कोर्स ले लिए और समझ वो गया। चारों का कोई कनेक्शन नहीं है। राइट। यहाँ ऐसा नहीं है। जो हम सीख रहे हैं हम वो उसको इंक्रीमेंटली अप्लाई करते जा रहे हैं और एक हमारा एंड प्रोडक्ट बनता जा रहा है। हम्म। राइट। फ्रेमवर्क डिजाइन हमने ऐसे ही किया है, हमने ये सारी चीजें सीखी, फिर हम्म। अप्लाई करी है और उसको हमने खड़ा किया है। ठीक है। ऐसे ही कुकुम्बर को अप्लाई किया है, एल्डियोर को भी उसी पे अप्लाई किया है, तो हमें राइट। एक एंड रिजल्ट दिखता है कि अच्छा ये एक एंड रिजल्ट है। तो आप साइलोज में काम नहीं कर रहे हैं, आप एक एक इंक्रीमेंटल चीजें बना रहे हैं। राइट। तो एक तो ये यूएसपी है इसकी। और ये एक फुल स्टैक एसडेट है जिसका नाम है फुल स्टैक एसडेट, क्योंकि मैं इसमें काफी लेयर्स कवर कर रहा हूँ टेस्टिंग की। हाँ, राइट। और definitely। जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो अगेन जितना मैं समझा सकता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, चीजों के हाँ। बारे में, तो हम वो भी कवर कर रहे हैं। राइट। अगेन गिट और गिटहब लोगों को नहीं पता होता, गिट गिट हाँ। इंटरनली काम कैसे करता है। हमें ये नहीं पता होता गिट के अंदर एक कमिट जब आप मारते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह सेव होता है, हम्म। उसकी एक हैश वैल्यू होती है, आप उससे पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो। लेकिन अगर इंटरनली नहीं पता होंगे तो आप आगे जाके आपको बड़ी तो दिक्कत आती है कि यार ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं, ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। हाँ। ठीक है ना। तो अगेन बेसिक्स, वही वही बात आती है, बेसिक्स नहीं है। ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने फुल स्टैक जब किया, मेरे पास आई रिसीव ऑलमोस्ट 250 रजिस्ट्रेशन, ओके। 250 लोगों ने रजिस्टर किया। बट अगेन क्योंकि ये 12 मंथ्स का कमिटमेंट था एंड इट्स अ पेड थिंग, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग इट एज फॉर फ्री, क्योंकि आई वांट पीपल टू रियलाइज कि दे आर इन फॉर समथिंग। राइट। लेकिन वो जब दे आर इन, राइट, आई एम मेकिंग श्योर दे आर गेटिंग बैक द वैल्यू ऑफ द मनी। करेक्ट। ये मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद 25,000, आई वाज चार्जिंग 25,000 फॉर दिस 12 मंथ्स बूट कैंप। राइट। अगर आप ये देखोगे तो 25 को अगर आप 12 महीने से डिवाइड करो, तो आप अपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे, आप अपनी ग्रोथ पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? दो हाँ। हजार रुपये मंथली। राइट। आप इतना, और ये मैंने 25,000 ही क्यों रखा? अगर हम्म। आप देखो एक क्राइडो एक फर्म है हाँ हाँ जो हाँ। इस तरह का कुछ देती है। राइट। हाँ हाँ। मैंने मैंने उनका रजिस्टर किया देखने के लिए कि भाई ये पढ़ा क्या रहे हैं और ये सिलेबस क्या है। आई वॉज अमेज टू सी दे वर चार्जिंग 3 lakhs. ओ माय They were गॉड। charging 3 lakh rupees for the same content, not the same content, हाँ the हाँ। half the curriculum of it, अच्छा। half the curriculum of it, and they were charging 3 lakh. तो मेरे को लगा यार ये तो मतलब बेवकूफ ठीक बनाने है। वाली बात है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि सही बात। मतलब ठीक है, आप एक आपने एक नाम ब्रांड बना रखा है तो आप उस तरह से काम कर रहे हैं। बट अगेन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बेवकूफ बनाने वाली बात है, लेकिन आई डोंट नो क्योंकि मैंने उसका पार्टिसिपेट ये नहीं किया है। बहुत बहुत चार्ज है फिर, बहुत ज्यादा चार्ज है, मतलब हर कोई नहीं पे कर सकता। नहीं कर सकता। राइट। नहीं आपने कर अमाउंट सकता। बताया तो ना वो एक्सट्रीमली हाई है।
ठीक है, हम लोग क्यूए हैं, ठीक है, कोई कितना भी जॉब में अर्न कर रहा हो, बट इतना अमाउंट लगाना मुझे नहीं लगता कोई भी लगा पाएगा। और आपका जो अमाउंट आपने राइट। बताया वो एक तरीके से पूरा 12 मंथ्स के हिसाब से, तो स्लोली एंड राइट। ग्रेजुअली आप लर्न कर रहे हो, तो वहां पे आप फिर भी देख सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिटर्न में, क्योंकि आपकी रिटर्न नॉलेज के इन टर्म्स आएगी, राइट? नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है। और आपको मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, हाँ। कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है उस पैसे की, राइट। और मैंने यही मेक श्योर किया है कि ताकि अफोर्डेबल रहे, लेकिन आए वही जिसको लगे कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। हाँ। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा, ये स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मैं आपके पीछे नहीं भाग सकता। मैं अपने आर्ट, मेरे अपने पार्ट पे जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, जो मैं दे सकता हूँ, मैं वो मेक श्योर कर रहा हूँ, मैं दूँ। और मुझे पता है हर रोज हर कोई अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मैंने इसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल कर रखा है हाँ, हर एक सेशन का। तो वो ठीक। मेंटेन है, और लोगों के पास जब टाइम मिलता है, समवन हैज मिस द क्लास, दे गो एंड वॉच इट। अब हुआ क्या, ये फुल स्टैक जब मेरा मार्च 4 में स्टार्ट हुआ था, आज 31 अगस्त, राइट, 6 महीने होने वाले हैं। इट विल बी लाइक 4 सितंबर, 6 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक अब है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बीच में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डाली कि हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बट आई फेल्ट कि नहीं, क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बैकलॉग बहुत खड़ा कर चुका था मैं। हाँ। गिटहब भी हो चुका था, जावा भी हो सकता था। तो मैंने उनको बोला यार अभी तो मैं अवेलेबल नहीं है इसमें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद मैंने एनरोलमेंट नहीं लिए। तो अब लेकिन रिक्वेस्ट इतनी आई मेरे पास कि हमें करना है। अच्छा, पहली बात, इसमें 250 लोग रजिस्टर नहीं है, राइट। आई मीन 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन जरूर किए, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू रियली गेटिंग एनरोल्ड, सबने एनरोलमेंट नहीं किया। इट वाज लाइक 30-40 पीपल, राइट, हु एनरोल्ड। बट अगेन, इट्स अ जो गुड serious नंबर है। फॉर मी। हाँ, फॉर द फुल स्टैक, राइट, फॉर द फुल स्टैक पार्ट। तो ये अच्छा नंबर है मेरे लिए, मोटिवेशन के लिए, कि हाँ इतने लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं। हम्म। और यही नंबर मुझे ड्राइव करते हैं रोज बैठने के लिए और पढ़ाने के लिए, राइट। अब लेकिन आई वांटेड, मुझे पता है कि सिर्फ इन लोगों को पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आई हैव टू रेवोल्यूशनाइज द क्यूए कम्युनिटी। तो मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव स्टार्टेड रनिंग अ न्यू प्रोग्राम विच इज एसडेट प्रोग्राम। ओके। इट्स अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जितना मैंने सिखाया है हम्म। फ्रॉम टिल नाउ, राइट। राइट। एंड जो मैं सितंबर में सिखाने वाला हूँ डेवऑप्स का एरिया, एडब्ल्यूएस एंड ऑल, इंक्लूडिंग दैट पोर्शन, राइट, आई एम मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द पीपल कि दे कैन स्टार्ट हैविंग लुक इनटू द रिकॉर्डिंग सेशन, राइट। ओके। अगेन, अगर आप देखो इसके अंदर 20+ मॉड्यूल्स हैं, 20+ मॉड्यूल्स हैं जो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, राइट। और आई एम ऑफरिंग अ 2 डे ट्रायल पीरियड टू एनी वन हु वांट्स टू ज्वाइन, ताकि ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि अखिल तो कुछ भी बोल रहा है और हाँ। मैं, मुझे पता नहीं क्या है, और मैं अंदर जाने के बाद ही देख पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरा फ्रीडम है, आपको बस रजिस्टर करना है। देयर इज अ रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल, आप उसके थ्रू जाके आप प्रोफाइल पे जाएंगे, मेरी प्रोफाइल पे चेक करेंगे, तो एक लिंक रजिस्टर्ड है विच इज सेइंग रजिस्टर फॉर और एसेट प्रोग्राम। आप उस पर क्लिक करिए, गूगल फॉर्म आएगा आपके पास, आएगा, अपनी डिटेल्स भरिए। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट एक्सेस फॉर 2 डेज फॉर द एंटायर कंटेंट। मैं एक आध मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे मॉड्यूल आपको देने वाला हूँ, कि आप जाके देख लो। जब आपको लगे 2 दिन के बाद कि हाँ इसमें कुछ वैल्यू है, तो आप आइए, मुझे मेल डालिए, एंड आई विल वी कैन कंसिडर फॉर द एनरोलमेंट पार्ट। अब एनरोलमेंट में क्या हो रहा है, एनरोलमेंट में आई एम चार्जिंग 5000 रुपीज फॉर द ओके। रिकॉर्डेड को फॉर द रिकॉर्डेड कंटेंट, राइट। कि ये क्या है, क्योंकि इसमें 20+ मॉड्यूल्स हैं। अगर आप अब इसको वैल्यू फॉर मनी समझते हैं कि ये वैल्यू ऑफ मनी कैसे है, पहली बात, मैंने यही कंटेंट, राइट, अगेन 6 महीने का कंटेंट और आएगा। हम्म। वो मतलब वो इसका पार्ट नहीं है, वो अलग है, वो फुल स्टैक का पार्ट, राइट। इसका पार्ट इतना ही है। अब लेकिन ये मैं इसके लिए 5,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, राइट। पहली बात, अगर मान लीजिए 20 मॉड्यूल्स हैं और मैं 20 मॉड्यूल्स के लिए आप जाएं उडेमी पे, और हम्म। हर एक मॉड्यूल के लिए एक एक कोर्स लेने बैठे, तो आपको शायद एक कोर्स, अगर आप डिस्काउंट लगा हुआ है, जो हम्म। लगा ही रहता है लगभग, तो आपको हाँ। 500 रुपये मिल जाएगा एक एक पे, राइट। राइट। तो 20 मॉड्यूल के हिसाब से आपको कितना पड़ा, 10,000 रुपये, राइट। राइट, 10,000 रुपये पड़ा। अगेन, क्या वो, ठीक है, वो आपको मिलेगा जरूर, हाँ। लेकिन क्या वो इन डेप्थ कवरेज है? नहीं, वो नहीं होगी। वो राइट। नहीं होगी। आप यू कैन मार्क माई वर्ड्स, मैंने मैंने पूरा छान रखा है। मैंने हर एक क्रिएटर का हाँ। कंटेंट देखा हुआ है कि वो कितना पढ़ाता है, कितना नहीं पढ़ाता है, ठीक है। राइट। तो वो कंटेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, आपने अलग अलग मॉड्यूल सीख लिए, लेकिन क्या आप वो इंटीग्रेट करके एक एक कॉमन चीज बना रहे हैं? नहीं, राइट। क्योंकि वो अलग अलग सॉफ्ट, अलग अलग वो है, तो आप वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये बंद खड़ी हो जाती है। पहली बात तो सब साइलोज में है, और हम्म। वो इंटीग्रेट नहीं होती। जब अब इंटीग्रेट की बात आएगी, तो आपको कुछ और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। राइट, जो यहाँ कहीं पे भी कवर्ड, ना इसमें कवर्ड है ना इसमें कवर्ड है। इसको तो उसके कवर। लिए आप शायद कोई तीसरा मॉड्यूल खरीदोगे, जहाँ पे आप वो इंटीग्रेशन भी सीखोगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो डीएसए का सेक्शन है, हम्म। डीएसए का, अगेन डीएसए, लर्निंग फ्रॉम डेव perspective and learning from a QA perspective और टेस्टिंग perspective, हम्म। right, is a different thing। राइट। अगर आप डेव से सीखने की कोशिश करेंगे कि मुझे डीएसए सिखा दो, तो वो हाँ। शायद ये एज्यूम करेंगे कि आपको कुछ पता है,
या वो अपने नॉर्मल जिस तरह से वो डिस्कशन करते हैं उस तरह वैसे। समझाएंगे। लेकिन अगर आप किसी क्यूए के बंदे से सीखेंगे तो उसे पता होगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी हाँ, नॉलेज किस कितनी। लेवल पे हो सकती है, राइट। कितनी हो सकती है, राइट। ताकि आप उसी लेवल से स्टार्ट करके कुछ समझाओ। तो मैंने डीएसए का पूरा कंटेंट, राइट, जो भी मैंने आपको बताया, आई एम प्रोवाइडिंग दैट ऑल्सो एज अ पार्ट इसी ऑफ दिस फाइव एसडेट प्रोग्राम। थाउजेंड में, तो 5,000 में ही। हाँ, इसी 5,000 में, राइट। तो मैं वो सारा कंटेंट वो भी दे रहा हूँ और ये भी दे रहा हूँ। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे, राइट, और ये कंटेंट, राइट, जो रिकॉर्डेड सेशन है, ये मैं 3 साल के लिए दे रहा हूँ। अच्छा। 1 साल के लिए नहीं या फिर कुछ नहीं, इट इज फॉर 3 years, राइट, 3 full years। इसके अलावा वट यू आर गेटिंग इज यू आर गेटिंग एक्सेस टू ऑल द गिटहब रेपोजिटरीज विच आर प्रोप्राइटरी, जो आपको हर एक वीडियो में जो भी मैंने कोड लिखा है, राइट, हम्म। पर डे आई हैव मेंटेन दी ब्रांचेस। ओके, हर एक की अलग अलग रेपो है और हर हर एक मॉड्यूल की एक अलग रेपो है और हर डे की एक ब्रांच है, ओके। ताकि आप उस ब्रांच पे जाके अपना कोड भी देखो और आपको वीडियो में आपके पास रेफरेंस में रहे, समझ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करो, आप कहीं अटको तो आप दोबारा उसको फॉलो कर सको, समझ। राइट। और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज, आपके पास डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का एक्सेस रहेगा, जहाँ पे आपकी तरह और भी बच्चे जो सीख रहे हैं, वो हम्म। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरे की हेल्प करेंगे, दूसरा आपके क्वेश्चन की हेल्प कर सकता है, और मैं तो वहाँ बैठा ही हूँ। ठीक है। चौथी चीज, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइव डाउट सेशन फॉर नेक्स्ट 6 months ऑन एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे, जो आपको कहीं और नहीं मिलने इतनी वाला, सारी चीजें राइट। सिर्फ 5,000 में, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बहुत। अगेन आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट, राइट। मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये लगे कि यार ये अखिल से बेचना चाह रहा है। नहीं, हम्म। मैं बेचना, अगर मुझे बेचना होता ना, मैं सिर्फ ये कहता भाई ये रिकॉर्डेड कंटेंट है, इसे लो, हाँ। या फिर मैं इसको ऐसा आउट करता। मैं वो 6 months की कॉन्सेप्ट नहीं डालता कि आप आओ मेरे, क्योंकि मेरा भी टाइम इन्वॉल्व होगा उसमें, राइट, कि राइट। मैं वापस आपको अवेलेबल रहूँ ऑल्टरनेट सैटरडेज की, ताकि आपके क्वेश्चन पुट अप कर सकूँ। राइट। डिस्कॉर्ड पे तो 24/7 है, आप कभी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मुझे जवाब देना पड़ेगा, राइट। राइट, या फिर आपको कुछ गाइडेंस देनी पड़ेगी। तो हम्म। एफर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, एज कम्पेयर कि मैं सिर्फ एक कोर्स कहीं डाल दूं और फिर आप जाके वहीं सर, आप वहीं जाके देखो, राइट। तो राइट। अगेन ये पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। और मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन पिछले वीक ही स्टार्ट की है, सैटरडे संडे में, और मुझे 3 दिन के अंदर 60+ रजिस्ट्रेशन आ गए थे। ओके। 60+ रजिस्ट्रेशन इसके लिए आ चुके हैं। हम्म। लेकिन अगेन लोग, क्योंकि दिक्कत क्या है, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, या हम्म। फिर जो आई फॉर डिटेल्स, राइट, वो हम्म। बहुत वेरी करती है। तो हर राइट। कोई जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन मैं पास ऑन कर रहा हूँ वो नहीं लेते हैं। राइट। तो यू हैव टू हैव अ कम्युनिकेशन विद देम, ताकि आप समझा सको। लेकिन जैसे ही मैं समझाता हूँ, दे हम्म। गेट वेरी एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड, ओके यार इतनी चीजें हैं, हम्म। क्योंकि ट्रायल पीरियड भी उनको मिला 2 दिन का, ताकि उन्होंने इन डेप्थ देख लिया होगा कि यार क्या क्या कवर था। उसके बाद मैं उनको कह रहा हूँ आपको ये सब चीजें भी मिलेंगी, तो दे गेट एक्साइटेड टू सी, ओके यार इतना सब तो है ही, इसके अलावा ये सब भी है। हम्म। एंड दे आर रियलाइजिंग कि यार ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है आगे जाके। शायद राइट। आपको इमीडिएटली ना करे, और मैं कह भी नहीं रहा आपको इमीडिएटली ये करेगी, करेगी। आपको अपनी लाइफ के 6 महीने देने पड़ेंगे। इसीलिए मैं वो 6 महीने का आपको डाउट सेशन दे रहा हूँ, ताकि आप 6 महीने में ये पूरा कंटेंट कवर करो। और उसके बाद आपको जैसे ही आपको जब भी क्वेश्चन पुट अप हो, राइट, आप उसको पाइल अप करो और उस सैटरडे को आओ और पूछो, विच इज गोइंग टू बी ग्रुप डाउट सेशन, राइट। ताकि आपके क्वेश्चन से दूसरे भी सीखें, आप तो सीखे ही सीखो, और आपको और हेल्प मिल सके। तो करेक्ट। इस तरह तो मैं भी 2 बूट कैंप चल रहे हैं, एक एसटेट प्रोग्राम चल रहा है और एक फुल स्टैक के रजिस्ट्रेशन आर क्लोज्ड। तो आई डोंट नो लाइक वेदर आई विल बी इवन स्टार्टिंग सच अ बूट कैंप अगेन, क्योंकि इसमें मेरा एफर्ट बहुत लगता है। बहुत आई अच्छा। हैव बीन सिटिंग फॉर 12 months, राइट, आई एम मेकिंग माई सेल्फ अवेलेबल। और हम्म। मैं, मेरी यही इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी साल भर साल रहेगी, आई डोंट नो। और मैंने ये डिसाइड भी नहीं किया है कि मैं अगले साल स्टार्ट भी करूंगा नहीं करूंगा। तो हो सकता है ये वन टाइम एक्टिविटी हो जो मैंने करी है, बट लेकिन मैं यहाँ स्टॉप नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये बाकियों को भी अवेलेबल हो और हम्म। लोग इससे सीखें, क्योंकि मुझे सच में लगता है ये बहुत हेल्प कर सकता है लोगों को उनकी जर्नी में, उनकी स्ट्रगल में। और कंसीडरिंग द सिचुएशन करेंटली, जहाँ पे लोगों के पास स्किल नहीं है और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब फाइंड करने में या फिर मेंटेन करने में देयर करंट जॉब, ये बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक चीजें नहीं बता रहा हूँ, वी आर कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा आउटलाइन है। तो एस्टेट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो चाहे वो आ सकता है। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरा लिंक अवेलेबल है। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ पीडीएफ जिसमें पूरा मॉड्यूल वाइज आई एम सेइंग कि क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है, एंड होगा। अपार्ट फ्रॉम दी वीडियो सेशंस। और अगर आपको कम्युनिकेट, आपको डिस्कस करना है 1 to 1, देन ऑल्सो आई एम अवेलेबल। मैं, मेरे पास, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास कोई एक सेल करने के लिए एजेंट बैठा हुआ है, नहीं, आई हाँ। एम द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू
राइट। और आपको जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे से मिलने वाली है। तो अगेन दिस इज दी होल पर्सपेक्टिव अराउंड इट, तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा बस एक चीज़ और, मैं मेरा एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, जैसे उन्हीं पे आपको कोर्स मिलते हैं, तो मैंने एक एक प्रोग्राम जावा विद सेलेनियम का अवेलेबल कर रखा है टेस्ट टाइप पे। तो एक वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, उस पे ही ऑलमोस्ट लाइक 1500 प्लस रजिस्ट्रेशन हैं। तो मतलब 1500 प्लस लोगों ने एनरोलमेंट कर रखा है। और अगर आप उसकी फीडबैक देखेंगे, इट इज़ लाइक 5 स्टार आउट ऑफ 5। तो और यूट्यूब पे भी अगर आप मेरे कमेंट्स देखेंगे तो पीपल आर लर्निंग, पीपल आर लाइकिंग इट, राइट। अपार्ट फ्रॉम माई ऑल दी बूट कैंप्स व्हिच आई रन। तो ये मेरा पूरा पूरा मतलब इन आउट है। स्प्रेड आउट है, जो अलग अलग डोमेन्स पे है, अलग 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 प्लेटफॉर्म। जगह है। राइट राइट अखिल, बट आपने इस शो के थ्रू बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए हैं, और डेफिनेटली जब व्यूअर्स आएंगे इस चीज़ को देखेंगे, और इतना डिटेल में आपने जो चीज़ें बताई, तो आपके पास बहुत सारी क्वेरीज भी आने वाली है। तो बस एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई इस पर्टिकुलर शो के थ्रू अगर आपके पास आता है, जो भी आप डिस्काउंट उनके लिए कर पाए, दैट्स फाइन। मतलब ये एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव होगा कि लोग आपस में इस चीज़ को और प्रमोट करें इस वीडियो के थ्रू, कि हाँ भाई, एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि एक्चुअली क्यूए की फील्ड में क्यूए ड्रिवन कोर्स रन कर रहा है। क्योंकि ऐसे कोर्सेज बहुत जगह मिल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा जी कि जी इट्स ओनली यू हु आर गोइंग टू रन दिस काइंड ऑफ कोर्स, बट पॉइंट इज कि आप क्यूए प्रोस्पेक्टिव के जो क्यूए के पेन पॉइंट्स हैं, उनको आप देख के आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा और लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। 12 मंथ्स इट्स नॉट लाइक कि आप आज करोगे आपको रिजल्ट कल मिल जाएगा, आपको 12 मंथ्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब आप रिजल्ट लेके आओगे। तो ये लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी जब वो ऐसे प्रोग्राम्स को इनरोल करते हैं। इवन रिकॉर्डेड भी होगा, तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में भी उन्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि 5000 पे कर दिया और रिटर्न अगले दिन से मिलने लगे, राइट? उन्हें उस पर काम करना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने जो पहली जॉब की थी ना, वहाँ पे मेरे जो सीईओ थे, उनका नाम ही इज अ सीईओ और चेयरमैन है वो शायद से, आई डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन। उनका नाम है सुनील गोयल। ओके। तो मेरी कंपनी थी सोपरा स्टीरिया। ओके। तो ही यूज टू से योर करियर इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। ओके। इट्स अ मैराथन, राइट? इट्स नॉट अ स्प्रिंट की क्विक स्प्रिंट स्प्रिंट नहीं है कि आपने दौड़ा खत्म कर दिया। हाँ हाँ। आपकी मैराथन है, वो चलती रहेगी। तो राइट आपको मैराथन के लिए तैयार करना है, आपको स्प्रिंट के लिए तैयारी नहीं करनी है। राइट राइट। राइट। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि वो आपको आज ही आ जाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और राइट। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि आप 6 महीने का टाइम निकालो बस अपने लिए। पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। सिर्फ एक वीडियो उठाओ एक दिन में और उसको कवर करो, उसको उसको देखो, उसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो। राइट। प्रैक्टिस इज समथिंग विच हैज टू बी डन बाय। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो वो भी आपको ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला है, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे। जब आप कर लोगे तब आपको लगेगा यार कुछ वैल्यू हो रही है और कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हाँ। सिर्फ देखने से सुनने से काम नहीं चलता, आपको करना पड़ेगा, है ना? और मैराथन की बात है तो आपको वो तो आपको उसी तरह देखना चाहिए। आपका करियर सिर्फ 6 महीने का नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म। करियर आगे 30-40 साल का है। राइट। आप आज एक पेड़ लगा रहे हो, उस हम्म। पेड़ के फल आपको बहुत जल्दी आगे मिलेंगे। और आगे भी आपका एफर्ट 6 महीने का ही है या 12 महीने का है। वो जब आप लगा, वो लगा लोगे तो अभी आपकी जो मिलेगा। आगे की जो ईयर्स आएंगे वो बहुत पेन फ्री होने वाले हैं। है ना? राइट। तो इस तरह से करना चाहिए। मैंने यही रियलाइज किया है अपनी लाइफ में, ये जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने खुद सीखी हैं, या मैंने मैंने किसी से इंस्पायर होकर चीजें सीखी हैं। लेकिन मैंने सारे पेन पॉइंट फील किए हैं, जो मैंने पेन्स फील किए हैं, राइट, रिगार्डिंग इन माई जर्नी। मैं वही चाह रहा हूँ कि लोग उससे ना उसको ना फेस करें, और राइट। दे शुड हैव एन इजी मीडियम टू सरपास दैट पेन, राइट? करेक्ट। अगर मैं जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट में बहुत पेन एरियाज हैं कि असिंक्रोनस ऑपरेशन कैसे काम करता है, राइट आपके प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं। राइट। लोगों को नॉलेज नहीं है। नहीं होती। मुझे अपने समझ में आता है नहीं है, लेकिन क्या उनको वही पाथ फॉलो करने जो मैंने किया है? मेरा पाथ तो बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है इन द सेंस, क्योंकि मेरे पास एक ही सोर्स है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। मैं तो राइट। वहां जाके सर मार के वहां देख के आ रहा हूँ। लेकिन क्या सबके पास इतना टाइम कैलिबर है कि मैं जाके एक एक चीज डिटेल आउट कर सकूं? नहीं होगा। नहीं होता, नहीं इसीलिए होगा। गिव अप कर देते हैं। गिव अप कर देते हैं और वो उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते, वो कुछ भी करके भी दे देते हैं। और करेक्ट। बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, खुद के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। है ना? और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको कोई जॉब आपके हाथ में है, तो आप उसमें कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एक बहुत अच्छी सेइंग थी, मैं किसी एक्टर को सुन रहा था, वो बता रहा था कि अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है काम करने के लिए, राइट? रोहित शेट्टी बता रहे थे, रोहित शेट्टी बता हाँ, रहे थे कि अगर आपको मैंने कोई सौ मैंने रुपये भी दे ये रहा है, एपिसोड देखा है। मैंने भी 100 रुपये एपिसोड। दे रहा है कोई, तो आप 100 रुपये का काम नहीं करो, आप 1000 रुपये का काम करो। राइट राइट। राइट। और जब आप 1000 रुपये का काम करोगे ना, तो आप अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट देखोगे, आपका प्रोजेक्ट भी इंप्रूव कर रहा होगा, और अल्टीमेटली वो आप ही को बेनिफिट करने वाला है। हाँ। राइट। शॉर्ट टर्म गोल्स पे मत जाओ, राइट। लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए इंसान को। राइट।
और शॉर्ट टर्म पे तो आपको सिर्फ कुछ बेनिफिट मिल जाएगा अभी और वहीं खत्म हो जाएगा वो। आपको आगे की सोचनी चाहिए, और वो मैराथन पे आएगी। और रही बात डिस्काउंट की, आई एम गारंटिंग यू, अभी तक तो मैं कोई डिस्काउंट दे नहीं रहा हूँ किसी को, लेकिन अगर जिस तरह आपने बोला, अगर इफ समवन रेफर्स कि मैं इस वीडियो से आया हूँ, आपके थ्रू आया हूँ, आई एम सेइंग ऑन योर चैनल आई विल बी गिविंग अ 20% डिस्काउंट अप फ्रंट। ठीक थैंक यू है अखिल, आई तो मीन इतनी डिटेल के साथ और इतना बड़ा डिस्काउंट देने के लिए। और आई मीन आपने बहुत सारे सवालों के बहुत डिटेल में जवाब दिए हैं, स्पेशली एसडेट से रिलेटेड। अब कुछ सवाल है मेरे जिन पे मैं क्विक आंसर चाहता हूँ, जी और जी जी। स्पेशली टाइम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि आप इतना सारा काम कर रहे हो, आपने इतनी सारी चीजें बताई मुझे। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि विद इन 24 आवर्स एक आदमी कैसे इतना सब चीजें कर सकता है। तो उसका थोड़ा सा अगर आप बस ज्यादा डिटेल में नहीं, छोटा छोटा ही अगर आप बता सको तो बहुत अच्छा रहेगा, कैसे कर लेते हैं ये चीज। देखिए, अब अगेन टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है हम्म। करने के लिए, राइट। और मैं उसमें बिल्कुल मतलब बहुत डाउन साइड पे हूँ, तो हम्म। मेरे को कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस एरिया में। बट लेकिन मैं क्या फॉलो करता हूँ मैं वो बताता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये फॉलो करता हूँ कि जो मेरे ऑफिस आवर्स हैं, मैं हाँ, उसमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। जितना काम जो मुझे उस बाउंड्री में करना है, लिमिट्स में करना है, ठीक आई एम है। नॉट फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स इन दैट टाइम फ्रेम, राइट। तो अगर मेरा अगर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मेरी जॉब का टाइम 9 to 6 है, या फिर 9:30 to 6:30 है, तो मैं उसी टाइम फ्रेम में जो मुझे डिलीवर करना है, जितना मेरे काम है, मैं उसमें फोकस दूं और उसमें काम कर रहा हूँ, राइट। और ऐसा भी नहीं होता 9 घंटे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप 9 घंटे ही काम कर रहे हैं। आप काम सिर्फ 3-4 घंटे ही कर रहे हैं या 5 घंटे ही कर रहे हैं, बाकी टाइम आपका ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, राइट। तो आपके जो 4-5 घंटे हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होने चाहिए, बहुत फोकस्ड होने चाहिए, ताकि आपका पाइलअप ना हो, राइट। राइट तो राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा रहे। दूसरी बात आती है कि मैं आगे क्या करता हूँ, राइट। तो मैंने एक टाइम फ्रेम फिक्स किया हुआ है और मैंने कमिट किया हुआ है कि मैं इस टाइम पे पढ़ाऊंगा। अच्छा। तो मेरे पास एक प्रेशर रहता है कि यार 7 बजे आपको स्टार्ट करना ही करना है, हम्म। राइट, और आपको कंटेंट देना है। तो अब 7 बजे स्टार्ट करना है, तो एक रूटीन में आ गया है कि अच्छा ये 7 बजे पढ़ाना पढ़ाना है। तो और जो टॉपिक्स पढ़ाने हैं, राइट, मैं एक हफ्ते पहले प्लान कर लेता हूँ कि अगले हफ्ते में क्या पढ़ाना है। जो मेरे पास वीकेंड्स आते हैं, सैटरडे संडे, राइट, मैं अगर मुझे कोई लर्निंग चाहिए होती है अपने लिए, या ब्रशअप करना होता है, या फिर कुछ डीप एनालिसिस करने होते हैं, राइट। तो मैं वो वीकेंड्स पे करता हूँ, राइट, जिसमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, जैसे मुझे कुछ पढ़ाना है, कुछ करना है, तो वो मैं अपने 24 घंटे में से ही निकाल रहा हूँ। 3 घंटे अगर आपने ये मान लीजिए मैं क्लासेस को दे रहा हूँ जिसमें डीएसए, अगेन आप सोचिए, मेरे को 2 तरह की लर्निंग करनी है रोज। एक डीएसए पढ़ाना है, और दूसरा मुझे टेस्टिंग की कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग है। वो तो है। डीएसए की लर्निंग अलग से चलनी है और उसके लिए चलनी है। तो मुझे दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ता है। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा डे रात को 12:30-1 बजे खत्म होता है, ठीक है। मेरा डे 10 बजे खत्म नहीं होता, मैं 1 बजे तक अपना काम कर रहा होता हूँ। इतनी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी होती। आप समझिए, मैंने ऑफिस किया, ऑफिस पहली बात तो ऑफिस नहीं किया, ऑफिस से पहले ही मेरी एक क्लास हो रही होती है डीएसए की, जो मैं 8:30 से 9:30 पढ़ा रहा होता हूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे 7 बजे उठना पड़ता है, जिसमें मुझे अपनी फैमिली कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे उसमें टाइम देना पड़ता है। तो मेरे पास आधे घंटे की विंडो बचती है जिसमें मैं अपने काम करके सीट पे बैठ जाता हूँ कि अच्छा मुझे पढ़ाना है, राइट। तो वो स्टार्ट हो गया दिन। वो करने के बाद आपने ऑफिस खत्म किया। ऑफिस में अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है अपना कुछ सीखने का, तो मैं उसमें भी कोशिश करता हूँ, उसमें जितने जितने मैं चीज़ें पढ़ सकता हूँ वो पढ़ लूँ। इसके बाद आप 7 बजे मैं जब बैठ रहा हूँ क्लास के लिए, तो मैं अपना कंटेंट वो कवर कर रहा हूँ। 9 बजे के बाद मेरे को टाइम मिला कि अच्छा अब मैं अपना, अगेन उन 9 घंटों में मैं फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं हाँ। वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज भी हो रही हैं। अगर मुझे ऑफिस ट्रैवल करना पड़े तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊँ, मैं शायद सही ये नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में ही बहुत टाइम खराब होता है, और वो किसी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है, ना कंपनी के लिए ना मेरे लिए। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी का टाइम मेरा सिर्फ 6:30 पे खत्म हो गया, नहीं। अगर मेरा कमिटमेंट है और मुझे काम करना है, तो वो 12 बजे या 1 बजे तक, अगेन आपको डिपेंड करना, आपकी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। तो वो प्रायोरिटी सेटअप मैं कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। जो 9 से 12 की विंडो बचती है उसमें मैं सेट करता हूँ यार मेरा काम क्या पेंडिंग है। ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग है तो मैं वो उठा के निपटाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। राइट। तो मैं वो खत्म करता हूँ, और उसके बाद जो टाइम बचता है, जो मुझे अगले दिन पढ़ाना है, तो मेरे पास उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी बनती है। और ये मेरा गोल रहता है कि मैं उसको वाइंड अप करूँ उसी दिन। अगर मैंने सोचा है कि मुझे कल ये पढ़ाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई उस क्लास से पहले मेरे पास सारे इनपुट्स हों उस चीज़ों के। अब वो मैं कहाँ से टाइम निकाल रहा हूँ, चाहे मैं सोऊं नहीं, चाहे मैं सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाऊँ, चाहे मैं रात के 2 बजे तक बैठ के पढूं या काम करूँ, उसमें टेक्निकली जितनी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है वो सारी मैं खुद ट्राई करता हूँ पहले, ताकि आपको सिखा सकूँ, राइट। तो मेरा दिन ऐसे निकलता है। अगेन ये पीएम मोदी जो बोलते हैं कि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, और ऐसा नहीं है, किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा टाइम होता है। आप उस 24 घंटे का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। और आपसे अच्छा जज कोई नहीं हो सकता आपको बताने के लिए कि आपको टाइम कहाँ स्पेंड करना है,
क्योंकि आपको अपने कमिटमेंट्स पता है, पर्सनल फ्रंट पे भी, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, या फिर कुछ एडिशनल फ्रंट्स पे जो आप अप्लाई करोगे, तो अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। बट प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। और अगेन, आपको थोड़ा डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो है ही है। तो इस तरह से रहता है। राइट राइट राइट। बट जी मुझे एक और फैक्टर लग रहा है आपके केस में स्पेशली, जी कि आपका एक जो पैशन है, मैंने आपकी जितनी आपने बातें करी, जितने आपने थॉट्स अपने शेयर किए, उससे मुझे समझ आया आपका एक पैशन है टीचिंग को लेके। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, जी तब आप अपने आप टाइम निकल जाता है, मुझे ऐसा जी लगता है। जी 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 जी, नहीं आप खुद बिल्कुल ब ठीक कह रहे खुद हैं। रास्ते बनते जाते हैं, क्योंकि आपने जैसा एक टाइट शेड्यूल बताया, बहुत ही हेक्टिक है। अगर मैं आपके मतलब बिहाफ पे सोचूं, क्योंकि मैं शायद उतना पैशनेट ना हो जितना आप पैशनेट हो, मैं किसी और चीज के लिए पैशनेट हूँ, तो शायद मैं वो चीजें कर रहा हूँ। जैसे ये जो मैं टॉक शो लेके आया, जी इसके लिए जी मैं जी पैशनेट हूँ, मैं इसके जी थ्रू नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं इसके लिए जी टाइम निकालता हूँ। इन अ सिमिलर वे, एक पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, मुझे ऐसा लगता है, किसी भी जी। चीज को करने के लिए। नहीं हाँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम्म। मेरा पैशन टीचिंग ही है, और ये मैंने रियलाइज़ किया था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ओके। तो मेरे को लगता था यार कि देखो, यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो ट्रेंडिंग में था। मुझे लगा कि यार मुझे कुछ आता है और मैं कुछ पास ऑन करना चाह रहा हूँ। और राइट। मुझे मीडियम नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे गीक्स ने रीच आउट कर लिया था कि यार हाँ हाँ कि आओ मेरे यहाँ पढ़ाओ। ऐसा हाँ। नहीं था। तो मैंने स्टार्ट यूट्यूब से किया था, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड की थी। वो वीडियोस मेरी गीक्स तक पहुंची, टेस्ट हम्म। ड्राइव पे पहुंची, कुछ लोगों ने देखे, चैनल थोड़ा उठा। तो हम्म। वहां पहुंचा, उन्होंने क्वालिटी देखी कंटेंट की यार, कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर बात नहीं कर रहा है, ये दिखा रहा है कि इंटरनली काम कैसे होता है। उन राइट। वीडियोस को देख के मेरे पास लोगों ने रीच आउट किया और सोचा कि यार कि क्या आप हमारे लिए पढ़ाएंगे, राइट। अब वो, अगर आप पैशनेट नहीं है पढ़ाने में, अगर आप ठीक है। चीजें उस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि जिस तरह बच्चा सीख सकता है, हम्म। तो वो मैटर नहीं करता। तो पढ़ाता तो हर कोई है। राइट राइट कुछ राइट। अच्छे टीचर्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हम्म। तो ये रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि जितना आप, अगेन, मेरा, मैंने जैसे बताया, मेरा मैं बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ, हम्म। मैं डिटेल पे कर रहा हूँ। मैं टाइम को तवज्जो नहीं देता हूँ। हम्म। टाइम अगर 3 घंटे भी लग रहे हैं किसी चीज़ को समझाने में, मैं उसमें अंदर, मैं कोई ढील नहीं छोड़ूंगा। मैं 3 घंटे के 3 घंटे लगूंगा पढ़ाने के लिए। मैं वो टॉपिक नहीं मानूंगा कि कंप्लीट हो गया जब तक मुझे लगता है कि कुछ बचा है बताने के लिए। तो मुझे लगता है राइट। ये चीज़ें शायद लोगों को टच करती हैं। और वो हम्म। देखते हैं कि यार कि अच्छा, ये बिल्कुल नहीं उसमें, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कंटेंट को लेके, क्वालिटी को लेके, कि राइट अच्छा कवरेज को और क्वालिटी को लेके। तो इस तरह से रहता है। तो पैशनेट तो होना पड़ेगा, और वो मैं हूँ, आप सही कह रहे हैं उस राइट। बात को लेके। ओके। अखिल, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जी आप जी टीचिंग के ही प्रोफेशन में हैं और आप स्पेसिफिकली क्यूए को ट्रेन कर रहे हैं जी डिफरेंट एरियाज में, चाहे एसडेट हो, ठीक है, या फुल स्टैक एसडेट प्रोफाइल हो, ठीक है, जी। ऑटोमेशन, एनी काइंड ऑफ थिंग। आजकल जो ये एआई आ गया है, आप उस पर भी कुछ काम करो, या आपका कोई उस पर प्लान है? क्योंकि बहुत लोग इसको लेके भी डर रहे हैं क्यूए में, ठीक है, तो उस पर आपका क्या टेक है? डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी एसडेट के लिए पढ़े या एआई के लिए पढ़े, बहुत सारे लोग, आप यूडमी में हम्म देख रहे होगे, बहुत सारे कोर्सेज आ गए, ठीक है, जनरेटिव हम्म। एआई फॉर टेस्टर, ठीक है, हाँ ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स चलने लगे। तो अब मतलब एक बंदा करे तो करे क्या, वो अपने ऑटोमेशन पे फोकस करे या जनरेटिव एआई पे करे? क्योंकि उसे डर लगने लगा है कि कोड तो जनरेटिव एआई लिख दे रहा है सारा, ठीक है, अब मैं वहां चला जाता हूँ, वहां से कर लेता हूँ। तो एक इस जो एक डर की वो है, ताकत है, मैं कहूंगा कि इसको जो हम्म। डराने वाली ताकत एक बन गई है, जिसकी वजह से लोग का कहीं ना कहीं शिफ्ट जनरेटिव एआई की तरफ जा रहा है। तो उस पर क्या आपका टेक है? आपका कोई प्लान है आगे इस चीज को लेके? देखिए, पहले तो मैं अपना टेक बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ एआई के बारे में। एआई हाँ। के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि एआई एक फ्रेंड है आपका, हम्म। जो आपको हेल्प करेगा आपके, जो आप मतलब, ताकि आपका टाइम बच सके, राइट। ठीक है। तो उसको उस तरह से लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, इस बात पे आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं अभी इतना एआई में नहीं घुसा हूँ, ठीक ठीक है। है। और मुझे लगता भी नहीं ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी इंडस्ट्री में जिसमें आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें मिल रही हैं, कि आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ बच्चे सीखें, हम्म। उनको वो फॉरगो करके बस उस पर चले जाएं। उस पर चले जाए डायरेक्ट। ऐसा है ही नहीं कुछ कि आप जाके आप सोचो कि मैं जाके ये सीख लूंगा तो मेरा मतलब मेरी जॉब फुल प्रूफ हो जाएगी। राइट राइट। बल्कि बल्कि अगर देखिए, जनरेटिव एआई की बात करते हैं, जनरेटिव एआई आपको कैसे हेल्प करता है। हम्म। जनरेटिव एआई आपको ये हेल्प करता है कि वो आपका कंटेक्ट समझता है। हम्म। अगर आपने एक क्वेश्चन लिखा, आपको जवाब मिला, वो याद रखेगा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था और राइट। कंटेक्स्ट क्या था। और उसी के कंटेक्स्ट में अगर आप कुछ चीजें दोबारा पूछते हैं, तो वो कलैब वो सोचेगा कि यार मैंने पहले ये जवाब दिया था, अब मैं रिफाइंड जवाब देता हूँ। इसी को जनरेटिव एआई बोल रहे हैं, कि आपने टेक्स्ट पूछा और वो इट हैज अ माइंड, वो हम्म। माइंड अप्लाई करके आपको जवाब दे रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, ये आपको बात। आपको आप, आपको आपको उससे मिलेगा क्या। मान हम्म। लो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फ्रेमवर्क बनाने में, मुझे कुछ नहीं आता है,
और मुझे किसी ने कहा यार कि मेरा एक लीड आया, मुझे कहा यार तुम ना एक काम करो, एक्सेल से डाटा उठाओ, एक्सेल से रीड करके एक यूटिलिटी लिख के दे दो। तो ठीक है। मैं क्या करता हूँ यार, मैं जाऊँगा जनरेटिव एआई पे, मुझे कोई और हेल्प नहीं कर रहा है। जनरेटिव एआई पे मैंने टाइप किया हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम एक्सेल राइट इन आवर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, तो वो कुछ इनपुट देना चालू करेगा। अब क्या वो इनपुट जो आपको मिला, आपको कोड तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको वो कोड समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। राइट तक आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया है, वही बात कह रहा हूँ बार बार कि अगर आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया है, रूट पे काम नहीं किया है, आपको पता ही नहीं होगा अपाचे पोई होती क्या है, राइट राइट अपाचे राइट पोई की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। है ना? तो आपको कोड तो मिल जाएगा और शायद वो पैच होके शायद चल भी जाए। अगेन वो बहुत ऐसा नहीं होता कि आपको कोड ऐसा मिल गया, क्योंकि उससे आपको फ्रेमवर्क पता है। आपका फ्रेमवर्क तो आपके पास ही है, हम्म। जनरेटिव एआई के पास तो नहीं है। right, वो चीजें कंपोनेंट्स कैसे डिस्कस कर रही हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, वो तो आप ही को समझना पड़ेगा। आपको एक यूटिलिटी दे दी, उठा के आप चिपका के देख लो, चलती है नहीं चलती, क्या वो फॉर्मेट यूज हो रहा है नहीं हो रहा, राइट? तो अगेन आपको जनरेटिव एआई से ये हेल्प मिल सकती है कि आपका जो लॉजिक होता है, लॉजिक प्रिपरेशन होती है, आपको वो रेडीमेड मिल सकती है जनरेटिव एआई से। लेकिन क्या वो आपको हेल्प करेगी आपकी करियर ग्रो करने में? हम्म। मुझे नहीं लगता। आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ही काम करना है। तो तो अगेन उसी अरे, आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि आपके बेसिक्स ही नहीं है, हाँ तो बेसिक जनरेटिव एआई भी आपकी हेल्प क्या क्या करें। करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, करेक्ट। राइट? आपको आपको शॉर्ट कम, अगेन उसी बात पे आते हैं, शॉर्ट कम में तो आपको शायद शॉर्ट टाइमिंग में आपको मिल जाएगा, शायद मुझे बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा चलो मेरा काम हो रहा है, बट राइट। क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं जाके फटेगा। करेक्ट। फिर आप अपना सर पकड़ोगे, यार मैंने ये बनाया था, अब ये प्रोडक्शन पे जाके फट गया है, या हाँ। फिर ये अब नहीं चल रहा है, मैंने सीआई सीडी में इंटीग्रेशन कर दिया, अब मैं क्या करूँ? या हम्म। कुछ एक माइनर चेंज हो गया कहीं पे तो आपका कोड फट रहा है, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैंने लिखा क्या था। तो आप करेक्ट। करोगे क्या? फिर हम्म। आप फिर उसमें प्रेशर में चल जाओगे, यार मैंने बनाया था, ये चल रहा था, अब नहीं चल रहा। हाँ, वो डिलेमा चलता रहेगा, राइट? ये होता है ना वो कि अधूरा ज्ञान वाला हाँ, चीज हो अधूरा जाता ज्ञान। है। हाँ। अधूरा ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान क्या है, ये तो या तो ज्ञान ही नहीं है, या तो ज्ञान ही नहीं है। राइट। अधूरा ज्ञान भी, देखिए अधूरा ज्ञान बुरा नहीं होता है। हाँ। पूरा ज्ञान बुरा तब होता है जब आप अधूरे को पूरा बता के हम्म। अप्लाई करना चालू करते हैं कि भाई मेरे को तो पूरा ज्ञान हो गया, तब हाँ। वो बुरा है। हाँ। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन है और आप यही कह दो कि मेरे को अधूरा ज्ञान ही है, हम्म। और जितना मुझे ज्ञान है मैं रेडी हूँ और ज्ञान लेने के लिए, हाँ। राइट, तो वो भी अच्छा है, राइट। पर लेकिन अगर आप ये दिखाओगे कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है और वो पूरा ज्ञान बन गया आपका, तो वो बहुत गड़बड़ बात है राइट। ना? तो इस तरह से तो मेरा टेक ये है, जनरेटिव एआई पे आपको यूज करना चाहिए, लेकिन आपको पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। जब फंडामेंटल्स क्लियर कर लो तो आप अपनी क्वेरीज पूछो जनरेटिव एआई से, आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो आपको रेडीमेड मिलेगा, आप अप्लाई करो, और आपका टाइम ही बचेगा इसमें। अब क्या टेस्टिंग में कोई ऐसा टूल अवेलेबल हो गया है कि आपकी जॉब को वो सेव कर देगा, कुछ कर देगा? कोई हो तो प्लीज बताइएगा, मेरे को तो नहीं दिखा आज तक। अच्छा। अभी इंडस्ट्री स्टेट में नहीं है कि आपने एआई उठाया और आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, हम्म। उस स्टेट में तो बिल्कुल नहीं है अभी, और पता नहीं कब आएगी, नहीं आएगी, आई डोंट नो। हम्म। अब हमें इसमें, लेकिन आपने अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि मैं एआई में क्या काम कर रहा हूँ। मैं हम्म। एआई में ये काम कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एआई के अंदर मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एआई पे, हाँ। सिर्फ जनरेटिव एआई को कंज्यूम करने के अलावा। लेकिन आगे जाके मेरा प्लान ये है कि वंस आई गेट अवेलेबल फ्रॉम दिस फुल स्टैक एस्टेट, आई विल वर्क ऑन द एआई पार्ट एंड आई ट्राई टू ब्रिंग सम क्वालिटी कंटेंट ऑन द एआई साइड ऑल्सो। तो शायद वो फैब्रिक की बात हो। ओके। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास कोई इनपुट है नहीं इसके अलावा देने के लिए एआई पे। नहीं ठीक है। जी। अभी वैसे भी ये अगर देखा जाए एक बस बूम है जो कि राइट। एआई, और मोस्टली ये लिंक्डइन पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक हाइप बन गया है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जी। इस एआई वाले जो टर्म है इसमें मैं काफी ज्यादा इन डेप्थ में सर्च कर रहा हूँ, बट मुझे अच्छा। ऐसा कुछ भी आउटपुट मिला नहीं। मुझे ये देखना था एग्जैक्टली exactly, क्योंकि लोगों का बहुत एक डिबेट चल रहा है कि एआई विल किल जॉब्स, स्पेशली क्यूए। मेरा पॉइंट ये है हम कि किल तो नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म जरूर होगा। ठीक है, और वो बिल्कुल नॉट सही कह रहे हैं। क्यूए, वो डेव एंड एवरीथिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ, आप डेवलपमेंट या डेवऑप्स में चले जाओ, हर जगह एआई आएगा तो वो ट्रांसफॉर्म करेगा चीज़ों को। अब आप अगर उस टूल को, आपको अगर उसके बेसिक्स पता होंगे, आपको अपने बेसिक्स पता होंगे, आप अगर क्यूए बैकग्राउंड से हो, आपको अपने बेसिक्स पता है, डेफिनेटली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, आपको किसी जी। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा जी। टेक है अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया, और अभी तक मोस्टली टूल्स बोलते हैं कि वी आर एआई पावर्ड, बट एज सच इतना डिटेल में अभी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी नहीं है, तो वो होने में अभी टाइम है। मीनवाइल हम फोकस कर सकते हैं अपने बेसिक स्किल्स पे जो रिक्वायर्ड है, आई थिंक कि होने ही चाहिए, चाहे वो क्यूए हो या डेव हो, डेवऑप्स हो, कुछ भी हो आप, बट डरने की जगह अपने बेसिक्स क्लियर करो, वो बेटर होगा।
ओके अखिल, हमने बिल्कुल बहुत सही कह सारी रहा बातें कर ली। मतलब आपके जो जी। भी कंट्रीब्यूशंस हैं और आप जो भी कर रहे हो अभी उन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा अखिल, मैं आपके कुछ फेलियर्स के बारे में भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, डेफिनेटली उससे पहले बहुत सारी फेलियर्स भी होंगी, राइट? तो आपको क्या लगता है कि आपने कोई ऐसी फेलियर जिससे आपने कुछ सीखा हो? मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, और कुछ बेहतर बनने जी की कोशिश करते हैं। आपकी भी कुछ फेलियर्स होंगी, तो आप कोई ऐसी फेलियर बताएं जिससे आपने कुछ सीखा और वो हमारी कम्युनिटी को एक वैल्यू ऐड करे। देखिए, फेलियर्स जैसे आपने कहा, फेलियर्स एक एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं जिससे आपको सीखना चाहिए। अगर आपको फीडबैक मिलता है फेलियर से कि आप में क्या कमी है, तो राइट। आपको वो इनपुट लेना चाहिए और आपको उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको वही फेलियर दोबारा ना फेस करना पड़े। आपको फेलियर तो मिलेंगे, हाँ। लेकिन किसी दूसरे एरिया में मिल सकते हैं। उस एरिया में दोबारा फेलियर नहीं मिलने चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। राइट राइट। और अब वो तभी बनेगी जब आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, हम्म। एक तो ये पॉइंट बनता है। हम्म। और मैं इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जिस एरिया में मैंने फेलियर देखे हैं, हम्म। मैं दोबारा ऐसा ना देखूं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है। हाँ। तो कभी बार ऐसा भी होता है कि आपको एक चीज़ पे आपको फेस करना पड़ता है, हम्म। जैसे ह्यूमन डिस इंटरेक्शन, राइट? हाँ। तो या फिर बिहेवियर, राइट? आप एक आदमी को जज कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ गलती कर दी मैंने, हाँ। इसको समझने में या फिर इससे एक्सपेक्टेशन में। और राइट आप वही गलती दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, उसी सेम माइंडसेट के साथ। तो राइट ये तो ह्यूमन नेचर है। तो आपको आपको वो भी सीखने को ही मिलता है कि जो आप सोच रहे हैं हमेशा वो सही नहीं होता, है ना? राइट। तो ये भी रहता है। तो अब मैं अपने फेलियर्स पे आऊँ तो मैंने क्या फेस किया है। मैं अगेन, आप रोज कुछ सीखते हैं, रोज कोई ना कहीं आपको इशू आते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है जिससे लोग शायद कुछ मतलब इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक रे ऑफ होप मिल सकती है। मुझे हम्म। लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इसी बैकग्राउंड से अपना बीटेक किया है, ओके। राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें दे डोंट टीच अबाउट दिस एनी टेक स्टैक ऑफ आईटी, राइट? वो हाँ। बहुत एक बेसिक चीज रहती है। कुछ शायद एक लैंग्वेज थी, मुझे याद भी नहीं कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई थी वहाँ पे। C++ बट होती लेकिन है वो कोई बिल्कुल, मोस्टली, सी। शायद वो होती है। अगेन, मैंने 2007 से 11 में बीटेक किया था, तो मुझे अब याद भी नहीं है कि हाँ। क्या हाँ। क्या पढ़ाया था। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया था जो मुझे आईटी में यूज हो जाए, पहली बात, राइट? तो और मेरे को हमेशा था कि आईटी में जाना है। अच्छा। तो लेकिन मेरे उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि यार कि शायद ऐसा होता है ना कि आपने कॉलेज में या स्कूल, जब आप स्कूल से निकलते हैं तो आपके सिर्फ मार्क्स ही वेरी, आपके मार्क्स ही मैटर करते हैं, आपको मार्क्स राइट। से बेसिक सब कुछ मिलता है। हाँ। तो मुझे यही, तो मैंने 4 साल कॉलेज के इस तरह निकाल दिए कि मेरे कॉलेज में मार्क्स अच्छे आने चाहिए हाँ। उन सब्जेक्ट्स में जो मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक और है। शायद उनके बेसिस पे मुझे कुछ मिलेगा। बट हम्म। जब लास्ट ईयर आया तो मुझे तब रियलाइज हुआ यार ऐसे तो होता ही नहीं है। लास्ट सेमेस्टर जब किया है, जब हाँ। कंपनीज आने लगी, तो हाँ। आपके मार्क्स तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो क्या राइट। पूछ रहे हैं आपसे? एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, हाँ। आपसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, जिसकी तैयारी लगती है। हाँ। मैंने तैयारी नहीं करी, मुझे पता ही नहीं कि यार होता क्या है। राइट तो राइट। इसकी वजह से हुआ क्या कि पहले तो यही कंस्ट्रेंट बन गया कि मुझे आता ही नहीं है, कि मैं करूँ क्या। तो लेकिन कुछ कंपनीज अगर आ भी रही थी, तो हुआ क्या, क्योंकि मैं इसी डोमेन से था हम्म। और आईटी और सीएस के बंदे अलाउड थे उन पे बैठने के लिए। ठीक है। अब मुझे बैठने ही नहीं दिया गया उन उन कंपनीज के लिए। तो एक हाँ। तो यही सेटबैक लगा यार कि मेरे लिए तो यही एंट्री पॉइंट था इंडस्ट्री में हाँ। जाने का। राइट मुझे राइट। बैठने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? और हम्म। वो कंपनी, वो कॉलेज का डिसीजन था, कंपनी का डिसीजन नहीं था। जो हाँ। कंपनीज आई थी, दे वर हैप्पी टू टेक ईसी स्टूडेंट्स। इट हम्म। वाज द कॉलेज हु वाज नॉट अलाउइंग अदर अदर आई मीन ब्रांचेस, राइट, टू सिट फॉर दीज काइंड ऑफ इंटरव्यूज। करेक्ट। तो मैं तो बहुत सेटबैक लगा कि यार अब क्या करूं। हम्म। तो इसमें तो एक तो वो फेलियर था कि मुझे एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था इंडस्ट्री में आने का। हम्म। तो अगेन आई ट्राइड अगेन, क्योंकि आई हैव बीन डिसिप्लिन, मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी ठीक था। हम्म। तो मेरे को ये था कि देखते हैं यार कि कुछ तो अगेन हेयर मुझे एक हेल्प मिली अपने सीनियर से, हु वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर कंपनी। हम्म। तो मुझे उनके बारे में पता लगा। तो उन्होंने बोला कि यार मैं भी इसी डोमेन से था, मैं इधर आया था। और लेकिन उस टाइम पे कंपनी ने अलाउ किया था प्लेसमेंट के लिए। तो ठीक है। उन्होंने बोला कि लेकिन मेरी कंपनी मना नहीं कर रही है हम्म। किसी को इंटरव्यू की प्रिपेयर करने का, मतलब बैठने के लिए। ये कॉलेज दिक्कत कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपना रिज्यूमे मेरे को दो, मैं रेफरल देता हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो रेफरल दिया तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कंपनी बुलाने का, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। मैंने उसके लिए तैयारी की, अगेन उस टाइम पे भी डीएस एंड ऑल था, बट इतना इन डेप्थ में नहीं था, बहुत ही राइट। बेसिक था। क्योंकि उस टाइम मैंने जैसे कहा, हम्म। जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो आपका फोकस सिर्फ जॉब पे होता है कि जॉब। जॉब मिल जाए फ्रेशर की तरह, ताकि आपका करियर स्टार्ट हो जाए, राइट? राइट राइट तो राइट। जितनी नॉलेज मेरे पास थी मैं उसके साथ गया। बट मैंने अपने बिल्कुल ट्रू नेचर में जितना मुझे पता था मैंने वो बताया। जितना मैं डिटेल बता सकता हूँ मैंने वो बताया। मैंने वही अप्रोच फॉलो की जो मैं अब टीचिंग में फॉलो करता हूँ। राइट राइट। मैंने एक व्हाइट बोर्ड देखा, मैंने एक पेन मांगा, मैंने लिखना चालू किया, समझाया। तो उनको शायद वो अच्छा लगा, तो मुझे वो जॉब मिल गई।
मुझे वो जॉब मिल गई, मेरी एंट्री स्टार्ट हुई। अब मुझे लगा यार मैं तो बहुत अच्छा काम हो गया, जॉब हाँ मिल गई, तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हुई हाँ, पूरा मुझे हो लगा, गया। और मैं आईटी कंपनी में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ बनाने को मिलेगा, मुझे हम्म। कुछ बनाने को मिलेगा, है ना। हम्म। तो लेकिन हुआ क्या, मुझे मिल गई मैनुअल टेस्टिंग। ओके। जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग डे था तो मुझे कहा कि आपको टेस्टिंग में डाल रहे हैं, आपको टेस्टिंग में डाल रहे हैं, तो आपको मैनुअल टेस्टिंग मिलेगी। अब मुझे पता ही नहीं यार टेस्टिंग होती क्या है, हाँ फ्रैंकली मुझे नहीं पता था टेस्टिंग क्या होती है। ठीक मुझे है। तब जाकर समझ में आया, मुझे लगता सब कुछ एक जैसे ही होता होगा टेस्टिंग हाँ हाँ। कंपनी में जाके। तो वहां मुझे सीखने को मिला कि अच्छा, डेवलपमेंट अलग एरिया है, टेस्टिंग अलग एरिया है। हम्म। और फिर मुझे एक चीज और सीखने को मिली कि टेस्टिंग में भी दो डिवीजन है, अच्छा। एक मैनुअल और एक ऑटोमेशन है। हाँ हाँ। तो 20 लोगों को सिलेक्ट किया था टेस्टिंग में, उसमें भी उन्होंने 4 लोगों को ऑटोमेशन में डाल दिया और हम्म। बाकी सबको मैनुअल में डाल दिया। ठीक है। और मैं उनमें से था जिन्होंने मैनुअल में डाला। ठीक है। राइट, तो अगेन एक सेटबैक आने का, यार ऑटोमेशन में कुछ तो स्क्रिप्टिंग कर देंगे, यहाँ हाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। और हाँ मेरा और मेरी हमेशा ड्रीम रहा है कि एक मतलब मैं सॉफ्टवेयर कुछ बनाऊं। तो हाँ। थोड़ा वो जो डेवलपर इंस्टिंक्ट था वो डेवलपर। हमेशा रहा कि ऐसा कुछ करना है। पर हम्म। कभी रोड मैप समझ में नहीं आया, कभी हम्म। किसी ने इतनी गाइडेंस नहीं दी कि करना क्या चाहिए। नहीं तो शायद मैं जो कॉलेज के 4 साल थे उसमें कुछ और करता, सिवाय सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने के। हाँ पर अगेन वो मेरी भी नासमझी रही बहुत जगह, हाँ, तो ठीक है ऐसा। के साथ राइट, होता है। तो अब ये तो मुझे को लगा यार एक और सेटबैक मिल गया अभी तो। अभी हम्म। तो मैंने एक पार किया था, दूसरा मिल गया कि अरे। मैनुअल में आ गया। और मैंने जब अंदर जाके बात की, लोग कह रहे हैं मैनुअल तो यार ये आप यहीं रह जाओगे अगर आप ग्रो नहीं करोगे। और उस टाइम तो दिक्कत भी ये थी कि प्रोप्राइटरी टूल चलते थे, हाँ यूएफटी एक प्रोप्राइटरी टूल था, right, सेलेनियम था भी नहीं बाकी टूल। हाँ हाँ। तो उसके लिए तो आपको एक्सेस चाहिएगा प्रोजेक्ट का कि आपको काम करने के लिए अलाउ करे। तभी आप तो सीख मैनेजर का पाओ। बहुत तो आपका मैनेजर का बहुत बड़ा रोल था। हम्म। बट जैसे मैंने आपको बताया, मेरे एक मेंटर थे जो मेरे मैनेजर बने वहाँ पे जाके, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अगेन आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको सिर्फ मैनुअल की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको अपने स्किल्स को ऐड करते रहना चाहिए। वो भी चाहते थे कि एक ही बंदा बहुत काम करे, अलग right, अलग एरिया पे काम करे, ताकि वो ठीक उससे है। प्रोजेक्ट को भी हेल्प मिले, right, प्रोजेक्ट को भी हेल्प मिले। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे थे, लेकिन मुझे अपना पर्सपेक्टिव ज़्यादा समझ में आया कि अच्छा हम्म। ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है। तो मैंने फिर अलग अलग चीज़ें सीखनी चालू करी। इस तरह से मेरा मैनुअल से फिर ऑटोमेशन में ट्रांजिशन हुआ था अगले 4 महीने के अंदर ही। ओके। मैंने मैनुअल जो 4 महीने किए, मैंने बहुत इंटेंसिव किए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैनुअल मुझे बुरे ही लगे या कुछ लगे। मैंने हम्म। 4 महीने में जो किया, मैंने उसी 4 महीने में IST QB का फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट निकाला ताकि मैं प्रोसेस समझ सकूं। समझ। उसके बाद मैंने फिर अपना यूएफटी पढ़ना चालू किया अगेन खुद से, क्योंकि 1 महीने का ट्रायल पीरियड यूएफटी भी देता है आपको सीखने का। जब मैंने वो कर लिया और मैंने कुछ डिजाइन कर लिया, मैंने जाके शोकेस किया अपने मैनेजर को, सर मैंने ये बनाया। तो हम्म। वो देख के थोड़ा इम्प्रेस थे कि यार इसने अपने एंड पे कुछ किया, तो उन्हें लगा कि इसको देना चाहिए। हम्म। तो क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन वो ना खुद एफर्ट नहीं डालते। राइट। आप उनको चाहिए होता है कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी दे। हम्म। मुझे लगता है यार इसके लिए वेट करना अच्छा नहीं है, आप खुद ही कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। right, ठीक है, तो एक ये थे। अब अगर आप समझो कि मेरा इंस्टिंक्ट क्या था डेवलपर बनने का, अभी मैं कहूँ टेस्टिंग में था। तो मैंने हमेशा अपने करियर में 13 साल में 2-3 बार ऐसे ऑप्शंस आए जब मुझे ऐसा लगा कि मैं डेवलपमेंट में मूव कर सकता हूँ अच्छा। काम करने के लिए। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना पैशन वहाँ नहीं रोका था। मैंने जो मुझे डेवलपमेंट में भी सीखना था तो मैंने वो सीखने की कोशिश करी। मैंने स्प्रिंग बूट सीखा। हम्म। मैंने स्प्रिंग बूट सीखा, स्प्रिंग बूट क्या काम कैसे करता है, बैक एंड एप्लीकेशन कैसे बनती है, हम्म। एपीआई लेयर्स कैसे बनती है। तो राइट। मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, लेकिन मैंने अपने एंड पे सीखी। उसके राइट। बाद मैंने फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क सीखे, एंगुलर कैसे काम करता है, रिएक्ट कैसे काम करता है। अगर आप मेरी वेबसाइट देखो podtest.in, वो मैंने खुद डिजाइन करी है। मैंने किसी को कहा नहीं डिजाइन करने के लिए मेरे लिए। तो वो मैंने रिएक्ट के बेसिस, वो रिएक्ट की वेबसाइट है जो बना रखी है। राइट, तो राइट। वो मैंने खुद कर रखी है। उसी को मैंने होस्ट कर रखा है, या फिर जितनी चीजें मैं खुद कर रहा हूँ, तो वो तो डेव मेरी क्यूए दोनों का रोल आप डेवलपमेंट कर जो लिए थे। इंस्टिंक्ट थी। हाँ नहीं, कोशिश तो यही थी, और जहां जहां मुझे प्रोजेक्ट में भी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने हम्म। वो कोशिश करी है वो रोल प्ले करने की। और फिर इंडस्ट्री में आगे जाके पता लगा डेवऑप्स भी कुछ एरिया होता है, तो वो हम्म। बहुत अच्छा काम करते हैं। जब हम्म। मुझे CI/CD पे काम करने को मिला, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत काम किया, देखा कि अच्छा। और उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि आर्किटेक्चर क्या होता है, चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं। तो राइट। अगेन फेलियर से आप सीखते हैं, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं होता, आप आगे बढ़ते रहते हैं। और राइट। जितना आप उस अपॉर्चुनिटी में कुछ नया ढूंढ सको उतना ढूंढना चाहिए। लास्ट तो क्वेश्चन है यही सब मैं मेरा। बताता हूँ लोगों के लिए। मेरा एक जी लास्ट जी जी क्वेश्चन प्लीज। है, लाइक जी आई फील लाइक यू आर so much fascinated about this development or developer, or but still you are doing lot of work and lot of offerings to QA community. So do you feel any kind of regret to be a QA right now? ऐसा ऐसा कुछ लगता है अभी? थोड़ा सा awkward नहीं हो सकता मुझे, है क्वेश्चन। नहीं नहीं, आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि
मैं जो कुछ कर रहा हूँ आजकल, आज अभी तक जो कर पा रहा हूँ वो सिर्फ क्यूए की बदौलत ही कर पा रहा हूँ। राइट ये मेरी ब्रेड एंड बटर है, राइट। राइट मेरे को इसने ही मुझे 13 साल से जो मैं कर पा रहा हूँ, राइट, जो भी मेरी अर्निंग्स है वो सब इसके थ्रू ही है। राइट। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई प्रोफेशन। तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने इसको डीमेन कभी नहीं किया। हाँ ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी कि मैं कुछ डेवलप करूं, करूँ। राइट। पर लेकिन वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम्म, जो मैं उसको तो मैं रिग्रेट करता था कि मैंने शायद मुझे शायद वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, हम्म, तो शायद मैं कुछ और भी कर रहा होता, राइट। बट लेकिन क्या मैं यहाँ खुश नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। आई एम ट्राइंग टू अपस्किल माई सेल्फ एवरी डे। मैं जो मुझे सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, मेरा एक रोड मैप आगे का भी तैयार है। मैं जिस तरह जब मेरा ये बूट कैम्प खत्म होगा, आई विल बी वर्किंग ऑन द एआई पार्ट। जो जो एडिशनल एरियाज हैं, अगर आप देखो कि टेस्टिंग सिर्फ इतनी नहीं होती है। हम्म, टेस्टिंग जैसे मैंने बताया, आपकी जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, कि आप स्प्रिंग बूट पे टेस्टिंग कैसे करते हो, आप सर्विसेज को मॉक कैसे करते हो, राइट। ऐसे ही आपकी कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, जो आपकी यूआई लेयर पे काम होती है, राइट। जो यूनिट टेस्टिंग के पार्ट्स होते हैं, राइट। डेवलपर्स को भी टेस्टिंग थोड़ी आती है, उन्हें भी सीखनी है, हम्म, राइट। तो मेरा प्लान ये है कि आई विल बी वर्किंग ऑन ऑल दोज एरियाज आफ्टरवर्ड्स। बट अगेन, आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स कि आई एम नॉट अ डेवलपर टुडे, क्योंकि हम्म, मुझे पता है कि आई कैन क्रिएट एनी एनी एप्लीकेशन एट माई एंड इफ आई वांटेड टू। इट्स राइट जस्ट दैट कि प्रेफरेंस क्या है आपके पास और आपके पास काम कितना है अभी, राइट। यू विल सी समथिंग, आई मीन, आई डोंट नो, मे बी इन डाउन द लाइन 1 year आई माइट स्टार्ट समथिंग एल्स राइट। बेस्ड ऑन माई पैशन। तो देखते हैं। आई हाँ, फील बट सो। हाँ, अगेन आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। मुझे मुझे ऐसा लगता है अखिल कि आप कुछ तो बनाओगे और कुछ फोड़ोगे बढ़िया, क्योंकि आपका जो माइंड है क्यूए का तो है ही है, बट आप डेव का जो जी। टेक स्टैक आपके माइंड में है और एक विजन है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने माइंड में एक चीज सेट कर लेना कि मुझे ये करना है, तो कर लोगे आप। ठीक है, आपको स्ट्रगल आएंगी डेफिनेटली, बट आप कर लोगे क्योंकि बिल्कुल। आपको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। कहीं आपने माइंड में ही मान लिया कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप नहीं कर सकते। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, भले आज नहीं, कुछ टाइम बाद होगा, बट होगा जरूर। So I mean, थैंक यू, थैंक यू। that's all. I mean, Akhil, from my side, and thank you for sharing all the details regarding that SDET or different topics which we have discussed. So thank you for all your effort, because I know आपके पास टाइम क्रंच बहुत रहता है और होगा भी, बट आपने इतना टाइम दिया इस शो के लिए, अपनी इतनी नॉलेज यहाँ शेयर करी, और डेफिनेटली व्यूअर्स विल लर्न कि कैसे आगे बढ़ना है इस प्रोफाइल में, आगे क्यूए में कैसे ग्रो करना है। बेसिकली ये जो एपिसोड है डेफिनेटली एक फ्रेशर्स के लिए भी वैल्यू ऐड करेगा और एक्सपीरियंस के लिए भी वैल्यू करेगा, दोनों को एक सही डायरेक्शन देगा आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन। आई मीन, ओवर टू यू, अगर आपको कुछ ऐड करना नहीं, हो। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया एंड आई फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी ग्रेटफुल कि आई, क्योंकि आपके थ्रू आई विल बी एबल टू रीच टू फ्रेशर्स। राइट एंड इफ एनी वन कैन हैव एन इम्पैक्ट, राइट, अगर मेरी कुछ बातों से किसी पे इम्पैक्ट आ जाता है। कभी एक बार क्या होता है ना, किसी के कुछ वर्ड्स मेरे ख्याल से मेरे लिए वैल्यू ना करें, हाँ लेकिन किसी को जब टच करते हैं तो शायद वो कुछ इग्नाइट करते हैं अंदर, राइट। राइट तो राइट हो सकता है किसी को शायद कुछ इग्नाइट करे, हो सकता है राइट कुछ भी ना करे, राइट। तो आई होप कि कुछ लोग अगर दे आर लुकिंग फॉर सम डायरेक्शन, तो उन्हें कुछ डायरेक्शन मिले इसके थ्रू, राइट एंड दे स्टार्ट डूइंग समथिंग बेटर इन देयर प्रोफेशन एंड अपस्किलिंग देमसेल्फ। एक बात मैं बस फ्रेशर्स के लिए बोलूंगा, फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए, इफ दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट, आपको थोड़ा डीएस आपको देखना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, राइट। और आप जैसे होता है ना कि आप आईएएस की तैयारी करो, हाँ हाँ राइट, आप आईएएस की तैयारी करो, लेकिन तैयारी आप उसकी कर रहे हो, लेकिन जो इसके बीच के लेवल के जो एग्जाम्स है, राइट, अगर हाँ आप तैयारी इसकी कर रहे हो ना, तो आप ये तो आपके निकल ही जाएंगे, जो बीच के लेयर के होंगे, राइट। अगर आपने बैंक के लिए बैठ रहे हो, किसके लिए बैठ रहे हो, तो आपके वो भी निकल जाएंगे। तो आप अपना स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखो, राइट, कोशिश करो। और आपकी ना जर्नी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ 1-2 महीने की है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। और आपको जब सबसे पहला आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए जॉब लेने की। राइट आपको जॉब मिल रही है, इंडस्ट्री में एंट्री मिल रही है, उसको लो। जब आपकी एंट्री हो जाए, फिर यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि यार मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा नहीं है कि आपने जो ले लिया, चूज कर लिया, आपकी आपकी लाइफ वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आपको जो करना है अब कर आप सकते हो। आगे जाके भी कर सकते हो, लेकिन एंट्री पॉइंट तो लो, एंट्री पॉइंट तो लो। और राइट हमेशा बेसिक्स पे काम करो, अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखो, और हमेशा अपस्किल करते रहो। तो और अगेन, हाँ, अगेन फॉर द फ्रेशर्स, अगेन प्लीज मेंटेन गिटहब रेपोस फॉर योर सेल्फ, कि आप अपना काम शोकेस करो, कुछ बनाओ, अब गिटहब पे डालो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूएस के लिए, क्योंकि क्यूए सोचते हैं यार डेव तो अपना काम दिखा देते हैं हाँ गिटहब की प्रोफाइल्स दिखा के, हम क्या दिखाएं। यार हाँ आप भी वही दिखा सकते हो, आप अपना फ्रेमवर्क तो बनाओ।
राइट। फ्रेमवर्क बना के अपनी गिटअप का रेपोज का लिंक्स दो उसमें, उसका एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, और जब भी आप इंटरव्यूज में जाओ वो फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो। आप देखो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको उससे। इंडस्ट्री में लोग पूछते हैं कि आपने कोई फ्रेमवर्क कैसे बनाया या नहीं बनाया, और ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने बनाया होगा। और ऐसे लोग जब मिलते हैं तो कंपनी, मुझे नहीं लगता वो छोड़ देगी कि आप चले जाओ यहाँ से। राइट। राइट, तो वो चाहेंगे कि ऐसे लोग टीम में हो। हम्म। तो अगेन प्रैक्टिस करो, गिटअप में कोड डालो और उसको एक्सपोज करो। डोंट बी इनफ मूड कि यार मेरा कोड मैं दूसरों को क्यों अवेलेबल कराऊं। यार सबके पास सबका कोड अवेलेबल है तो राइट। आज कहीं कोई के कमी टाइम नहीं में है, सबके लिए। जनरेटिव एआई की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं है। तो हाँ। सब अवेलेबल है। तो यही यही मेरी थोड़ी बहुत वो रहेगी एज एन गाइडेंस टू दी थैंक यू। फ्रेशर्स कि आपको ऐसे करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू कॉल मी, एंड अगेन यू आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। कि आई सीन लाइक कि आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ताकि लोग सीखें। राइट, और ये बहुत हेल्प करता है लोगों को लाइक हु आर लुकिंग फॉर गाइडेंस। तो अगेन उनको भी मीडियम नहीं मिलता है। तो राइट। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, एंड लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।